सब रेडी? क्या शुरू कर दे क्या? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। चलो भाई, क्लास की एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन है 1.5 से 2 घंटे। ये देखना है कि 1.5 से 2 घंटे आप दोस्तों का मुंह छोड़ सकते हो क्या? 1.5 से 2 घंटे। और ये सब यार पीछे जा जाके छुप छुप के बैठे हैं, मतलब उनको पता है सामने आते तो फिर पूछा जाएगा इतना दिन क्यों नहीं आए क्लास में। फाइन, खैर अपने सीधे काम की बात पे आते हैं। मैं जानबूझ से 2-4 मिनट टाइम पास करने के मूड में हूं। ये जो अभी जूम में जस्ट बनाई है लिंक, तो सबको ज्वाइन करने में थोड़ा टाइम लग रहा है, इसलिए 2-4 मिनट टाइम पास कर ले रहे हैं। ये बता दो कि कितने जन को जीएसटी पोर्टल थोड़ा थोड़ा आता है? थोड़ा थोड़ा आता है? 1 जन, 2 जन, 3 जन। ओके, इन लोगों को कहां से आता है थोड़ा थोड़ा पोर्टल? मतलब कहां से सीखा? ऑफिस में क्या कर रहा है पोर्टल में? दो महीना उनसे सीखा। नाइस नाइस नाइस। हाँ हाँ, ओवरव्यू कहां से? ऐसे देख लिया कभी तक आज? गुड, नाइस। ऑफिस में आपने रिटर्न भरा है? नाइस। तो फिर तू ही सिखा दे यार, फालतू मेरे को बुलाई आज। हाँ नहीं, कैंसिल नहीं, शिफ्ट कर दीजिए। मेरी तो देखिए रिटर्न भरना आता नहीं है, क्योंकि मैं रिटर्न भरता ही नहीं हूं। मेरे रिटर्न भरने के लिए मतलब आता नहीं, मतलब मैं करता नहीं हूं रिटर्न भरने का काम। हाय मैम। तो रिटर्न भरने का काम हम लोग करते ही नहीं है, लेकिन रिटर्न भरना है बड़ा आसान, इतना मुझे पता है। मतलब कोई भी बंदा जीएसटी पोर्टल पे, एक वो अमिताभ बच्चन कहता है ना, कुछ दिन तो बिताओ गुजरात में। तो कुछ दिन नहीं, कुछ समय तो बिताओ पोर्टल पे। पोर्टल पे समय बिताओगे, पोर्टल खुद ही बता देगा कि इसमें क्या क्या करना है। और जहां जहां प्रॉब्लम आएगी ना, वहां वहां पूछने से सोल्यूशन आएगा। आई रिपीट, किसी को जीएसटी का या आरओसी का या इनकम टैक्स का रिटर्न भरना है, और इसके लिए यदि वो कोई कोचिंग क्लास ज्वाइन करता है, जीएसटी अकाउंटेंट, जीएसटी प्रैक्टिकल्स, इनकम टैक्स अकाउंटेंट, टैली, आईसीए, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो फुल फ्लेज सिखाते हैं। अब प्रश्न आता है सिखाते क्या है? यदि इनके कोर्स आप ज्वाइन करोगे तो ये आपको 30%, मतलब जाते बोलेंगे 30% थ्योरी, 70% प्रैक्टिकल्स। तो आप बोलेंगे नाइस, क्या सिखाएंगे? 30% थ्योरी में वो कोई भी हाल पे उससे ज्यादा नहीं सिखाएंगे जो आप लाइव क्लास में यहाँ पे सीखते हो। तो 30% थ्योरी तो आपको ऑलरेडी आती है। 70% प्रैक्टिकल्स में वो आपको पहले एक दिन एक छोटी सी चीज बताएंगे और फिर अगले दिन आपको करने के लिए मशीन देंगे। उनका प्रिविलेज यही है कि वो आपको मशीन देते हैं और डेटा देते हैं, अदरवाइज उनका कोई रोल नहीं है। इफ यू हैव अ कंप्यूटर और लैपटॉप एंड इफ यू हैव डेटा, तो फिर पोर्टल सीखने के लिए आपको कहीं नहीं जाना, पोर्टल पे रहिए, पोर्टल सब सिखा देता है। तो आज हम लोग वही बात करेंगे कि पोर्टल कैसे सिखाता है, पोर्टल कैसे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। मैं व्यूअर्स लोग का वेट कर रहा हूँ, व्यूअर्स कॉन्स्टेंटली बढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो पोर्टल कैसे बढ़ता है, पोर्टल कैसे सब कुछ खुद सिखा रहा है, ये देखने का है। इतना मेरे को बहुत अच्छे से पता है कि जीएसटी पोर्टल पे जब आप रहेंगे तो 100% पोर्टल तो किसी को नहीं पता। यदि आप बोलेंगे पोर्टल में क्या क्या है सब आपको पता है, नहीं। जैसे 100% एक्सेल किसी को नहीं पता, 100% एमएस वर्ड किसी को नहीं पता, 100% पावर पॉइंट किसी को नहीं पता। हम लोग सब जानते हैं, सब्सटेंशियली जानते हैं, लेकिन 100% कोई नहीं जानता। वैसे इस सॉफ्टवेयर को भी 100% तो इसको बनाने वाली पूरी टीम मिलकर भी नहीं जानती। अलग अलग फीचर्स है, अलग अलग अपडेशंस आते रहते हैं। कैसे यूज करना है वो हम लोग आपको बता सकते हैं, एंड यू शुड बिलीव इन दैट कि इसको यूज कैसे करते हैं। ठीक है, ये एकदम लेमैन की क्लास है। मैं खुद बहुत पेन खाया हूं, मुझे खुद सारी चीजें खुद को सीखनी पड़ती है, इसलिए मुझे पता है कि लेमैन का पेन क्या होता है। और जो टीचर ये जानता है ना कि लेमैन का पेन क्या होता है, लेमैन मतलब एकदम नोविस, मतलब एकदम मूर्ख, मतलब पूरा गवार, तो हम लोग वही गवारी से सारी चीजें सीखते हैं, इसलिए मुझे पता है गवार का दुख क्या होता है।
तो आओ एकदम जीरो से स्टार्ट करें सर, पहले गूगल में जाए, हाँ गूगल में जाओ फिर कुछ नहीं है, एक तो लॉग इन करना आपको, जो बहुत ही पॉपुलर है जीएसटी। आई होप आप स्क्रीन में देख पा रहे हो, ठीक है। मैंने टाइप किया www.gst.gov.in, ये हमारे जीएसटी के कॉमन पोर्टल है ये। तो ये हमारा कॉमन पोर्टल है, नाम ही ऐसा कोमल एंड कॉमन पोर्टल है। इसको कॉमन पोर्टल इसलिए कहते हैं बिकॉज ये 4 एक्ट का एक ही पोर्टल है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी एंड सेस, यूजीएसटी का भी, कॉम्पेंसेशन सेस। तो ये सारे एक्ट का एक ही पोर्टल है, इसलिए इसका नाम पड़ गया कॉमन पोर्टल। नाइस, हाँ कोमल। ये इतना मासूम सा पोर्टल है, ज्यादा इसमें पेजेस भी नजर नहीं आ रहे हैं। एक होम पेज है, एक सर्विस है, जीएसटी लॉ है, कुछ सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड्स है, यहाँ पे सर्विस टैक्स पेयर है और हेल्प एंड टैक्स पेयर फैसिलिटीज और है। और यदि आपने ई इनवॉइस के बारे में सुन रहा है तो इसमें ई इनवॉइस भी है। पूरा पोर्टल यदि मन लगा के सीखे तो 4 से 5 क्लास, मतलब 1.5 घंटे की 4 से 5 क्लास में पूरा पोर्टल आप में आ जाएगा, इंक्लूडिंग ई वे बिल, इंक्लूडिंग ई इनवॉइस, सब मिला के 5 क्लास से बेसी का खेला नहीं है। और जिनको जीएसटी पोर्टल पे थोड़ा हाथ चलाना आता है उनके लिए 15,000, मतलब एक्सेल आना चाहिए, थोड़ा सा टैली और थोड़ा सा ये, उसके लिए 15 से 25,000 तक का जॉब एकदम रेडी है। मतलब जीएसटी आता है नहीं, पोर्टल आता है, हाँ, एक्सेल थोड़ा बहुत, टैली थोड़ा बहुत, डेबिट क्रेडिट थोड़ा बहुत, उसका 15 से 25,000 का जॉब एकदम रेडीमेड बैठा है। हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन में जिनके साथ हमारा अच्छा खासा लिंक है, लॉ पॉइंट वाले, वो अभी एक कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं ऐसा ही कुछ, और ऐसा ही कोर्स वो कराएंगे, थोड़ा बहुत टैली, थोड़ा बहुत जीएसटी पोर्टल, थोड़ा बहुत इनकम टैक्स पोर्टल, और उसके बाद वो गारंटीड जॉब दे रहे हैं, जॉब गारंटीड। मैंने पूछा रोशन तुम जॉब गारंटीड कैसे दे रहा है? बोला सर एक टेस्ट लूंगा, यदि उसको आता है ना, मतलब मोटा मोटी जीएसटी आता है, इनकम टैक्स आता है, टैली आता है, तो मतलब क्लाइंट लाइन लगा के खड़े हैं कि ऐसा कोई बंदा दे भाई जिसको सब आता हो। और ये इतना इजी है, और यदि आप 6-8 महीना जॉब कर लिए तब तो आप चैंपो लिटरली। चलो फाइन, आओ इस कोमल को हैंडल करें। सबसे पहले इस पोर्टल में आप इसकी यूटिलिटी देखो, जीएसटी लॉ में मैंने क्लिक किया, आप ध्यान नहीं दोगे तो सर मैं बहुत धीरे वाला टीचर हूं। ये जीएसटी लॉ, ये ठीक है, तो देखो ये मुझे परेशान कर रहे हैं, मैं पहले बोल देता हूं, ये मुझे परेशान कर रहे हैं। या उनका कोर्स सफी, तो वो लॉ पॉइंट में जाके पूछो ना यार, मेरे से क्यों पूछ रहे हो? मेरे से बहुत सारे लोग लेन के, सबकी फीस मैं जानता हूं क्या यार? ये तो बात हुई, मैंने तुझे बता दिया इस तरह के कोर्स हो रहे हैं। अब तुझे 20-25 हजार के जॉब में इंटरेस्ट है तो यू शुड गो देयर एंड लर्न द कोर्स। तो भैया ये हमने जीएसटी पोर्टल में गए और इसमें सबसे पहले मैंने आपको बताने की कोशिश की जीएसटी लॉ, सब साथ में हो, नाइस। ये जीएसटी लॉ में हम लोग गए और यहाँ पे हमने ये देखा कि हर स्टेट का जीएसटी यहाँ पे दिया हुआ है। आपको बिहार जीएसटी पढ़ना है, आप मेघालय जीएसटी पढ़ना चाहते हो, आप पंजाब जीएसटी पढ़ना चाहते हो, आप कोई भी जीएसटी पढ़ लो। अदरवाइज सबसे बेस्ट है सीबीआईसी। ये हमारा सीबीआईसी मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, ये हमारा इनडायरेक्ट टैक्स का हाईएस्ट अथॉरिटी है। यदि आप इनडायरेक्ट टैक्स का टॉप लेवल ढूंढना चाहो तो टॉप लेवल है कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद है पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के बाद है सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी निर्मला जी, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के ठीक नीचे है सीबीआईसी। फाइन, तो सीबीआईसी के पोर्टल पे हम गए और सीबीआईसी के पोर्टल पे आपको नजर आया जीएसटी, कस्टम, सेंट्रल एक्साइज, सर्विस टैक्स, ये सब है यहाँ पे। अब इसमें अपने को जीएसटी में इंटरेस्ट है, तो जीएसटी का आप क्या देखना चाहते हो? आप जीएसटी का एक्ट, रूल्स, नोटिफिकेशन, सर्कुलर पढ़ना चाहते हो तो ये यहाँ पे अवेलेबल है। ऑल एक्ट, एंटायर रूल, सारे के सारे फॉर्म्स, एक एक नोटिफिकेशन, एक एक सर्कुलर, सब यहाँ पे अवेलेबल है। जीएसटी में आप अपना नॉलेज बढ़ाना चाहते हो तो जीएसटी के एफएक्यू पढ़ो, एक से बढ़ के एक एफएक्यू है, सारे क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में, बहुत ही काम की चीज है ये। और जीएसटी रेट्स किसी को देखना है तो जीएसटी रेट्स,
और जीएसटी अपडेट है परंतु ये खुद ही अपडेट नहीं है। ये लास्ट अपडेट इसमें आया फरवरी 22 का, मतलब ये 7-8 महीना पीछे है, तो ये जीएसटी अपडेट कोई काम का नहीं है। लिटरली इस पोर्टल में यही माइनस है कि ये अपडेटेड नहीं रहता। सर्कुलर के मामले में अपडेटेड है, नोटिफिकेशन के मामले में अपडेटेड है, लेकिन नॉलेज इसमें जो दे दिया एक बार फिर उसको रेगुलर अपडेट नहीं करते। थोड़े से स्टाफ की यहां पे भी कमी है। चलो अपने तो एक्ट समझना है, एक्ट में चले। तो भैया जी ये सारे जीएसटी एक्ट, कस्टम एक्ट, एक्साइज एक्ट, सर्विस टैक्स एक्ट, ये सारे अवेलेबल है। हमने जीएसटी में गए तो पूछे क्या देखना है, एक्ट देखना है, रूल्स देखना है, नोटिफिकेशन देखना है, सर्कुलर देखना है, सब यहाँ पे अवेलेबल है। हमने बोला एक्ट ही दिखाओ, तो एक्ट में भी भैया जी आपको कौन सा एक्ट देखना है, ये खुल जाए एक्ट, सीजीएसटी एक्ट यहाँ पे खुल जाए, और सीजीएसटी एक्ट देखो सेक्शन वाइज यहाँ पे चल रहा है। तो ये बड़ी काम की चीज है। हम लोग जो नॉलेज गैदर करते हैं जीएसटी में किताब लिखने से पहले, तो ये हमारा बेसिक सोर्स है। किताब लिखने के पहले हम लोग पूरा अपने आप को अपडेट करते हैं, अपडेट करते समय यही हमें देखना पड़ता है, बस यही, नथिंग एल्स। और ये एग्जैक्टली वही ये चीज है जो आपको आती है। आप यदि इसमें से आई होप 1-2 सेक्शंस तो याद ही होंगे, सेक्शन 7 तो याद ही है, ये 7 का सप्लाई, और ये 7.1, 7.1AA, 7.1B, 7.1C, ये सब आपका पढ़ा हुआ है। एग्जैक्टली ये पूरा का पूरा लॉ यहां पे दिया हुआ है। हाँ, क्या नजर नहीं आ रहा है? आई होप नजर आ रहा है। 7.1A, 7.1, मतलब सब कुछ इसमें दिया हुआ है। तो किसी को जीएसटी का नॉलेज देखना है कि जीएसटी के लॉ कहां से पढ़े, तो ये सबसे बेस्ट जगह है, ऑथेंटिक, सबसे ऑथेंटिक। नहीं सर हमारा इसमें कोई खास इंटरेस्ट नहीं है, कोई बात नहीं। जीएसटी के नोटिफिकेशंस यानी रेगुलर अपडेट वो आपको यहां मिल जाएगी। नोटिफिकेशन लास्ट 21 अक्टूबर का आया हुआ है, और ये आते ही रहते हैं फ्रिक्वेंटली। आप देख रहे हो कि इतनी जल्दी जल्दी नोटिफिकेशंस आते रहते हैं। इसलिए जीएसटी पढ़ना और पढ़ाना डिफिकल्ट टास्क है, क्योंकि इसमें आपको रेगुलर अपडेट रहना पड़ता है। कब क्या नोटिफिकेशन आ जाए, तो ये जैसे आप व्हाट्सएप दिन में एक बार तो देख ही लेते हैं, फेसबुक तो दिन में एक बार देख ही लेते हैं, वैसे ही आपको एक बार दिन में यह भी देख ही लेना चाहिए कि कोई नोटिफिकेशन आया, सर्कुलर आया। उन लोगों की बात कर रहा हूं जिनको जीएसटी में अपना करियर बनाना है, और जो जीएसटी ऐसे टाइम पास ले कर रहे हैं तो ठीक है, बस सुन लो। तो ये हमारा मेन लॉ है। इसका ऐप भी अवेलेबल है, वो ऐप आप अपने मोबाइल पे डाउनलोड करके रखते हो तो बड़े काम की चीज है वो ऐप। कुछ करना नहीं है, जीएसटी ऐप में क्लिक करना, वो जीएसटी मारो, बहुत सारे ऐप आ जाएंगे। जो मैं ऐप रखता हूँ वो लोगों देख लेना, मार लेना। उसमें रेगुलर केस स्टडीज भी अपडेट होती रहती है कि इन दिनों में क्या कोर्ट ने केस स्टडी दिया। जैसे इस पोर्टल में मुझे केस स्टडी नजर नहीं आ रही है, तो एडवांस उल्लिन ने क्या केस दिया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया, हाई कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया, वो उस ऐप में अवेलेबल है। पढ़ाई अब उतनी टफ नहीं रही जितनी पहले थी। पहले आज से 15 साल पहले भी मैंने किताब लिखी है, उस समय किताब लिखने में नानी दादी याद आ जाती। पहले पोर्टल देखो, केस स्टडी ढूंढो, सर्कुलर ढूंढो, अब सब एक जगह अवेलेबल है, कॉपी करो और पेश करो। अब किताब लिखना इतना डिफिकल्ट नहीं है। पहले किताब लिखने में, एक किताब लिखने में कम से कम 3 महीने लग जाते, अब एक किताब अपडेट करने में, अब एक किताब अपडेट करने में तो 7 दिन से बेसी नहीं लगते। लिखने में तो अभी भी 3 महीने लग जाते हैं। हाँ बता दूंगा आपको, ऐप के नाम नहीं, बस जीएसटी बोल के ऐप है, आप मेरे मोबाइल पे देख लेना उसको, ठीक है। तो जिन जिन को अपने जीएसटी से थोड़ा सा अटैचमेंट रखना है कि ये मुझे लॉ पसंद आ रहा है, आई मे मेक करियर इन दिस, उन्हें जीएसटी ऐप और जीएसटी का ये www.gst.gov.in का ये सीबीआईसी वाला पोर्टल, ये पार्ट आपको हमेशा अपडेटेड रखना चाहिए। तो ये हो गया थ्योरी ज्ञान कि कहां से एक ऑथेंटिक नॉलेज आता है। हम लोग नॉर्मली टीचर्स के नोट्स और किताबों को ही जीएसटी लॉ समझते हैं, लेकिन जिनको नॉलेज है वो कोई भी हाल पे किताबों के ऊपर बेस नहीं रहते। यदि आप ऑफिस में जाते जीएसटी का कोई लॉ बताएंगे तो आपका बॉस आपसे सबसे पहले पूछेगा कहां दिया हुआ है, और जब आप कहां दिया का आंसर में मेरी किताब लेके जाएंगे यहां दिया हुआ है, तो किताब ऐसे फ्लाइंग डिश की तरह फेंकेगा, ये सब बकवास मेरे सामने मत लाया सर। कहां दिया हुआ है मतलब एक्ट में कहां दिया हुआ है, रूल्स में कहां दिया हुआ है, नोटिफिकेशन में कहां दिया हुआ है, सर्कुलर में कहां दिया हुआ है। इन किताबों का तो कुछ भी भरोसा नहीं, कुछ भी लिख देंगे। ऑथेंटिक चीज बताओ जो कोर्ट में पेश की जा सके। तो कोर्ट में क्या किसी मुंद्रा या अग्रवाल की किताबें पुट ऑन की जा सकती है? नहीं। तो दैट मीन्स ऑथेंटिसिटी सिर्फ इसी में। तो मैंने आपको बता दिया कि जीएसटी का ये पोर्टल
अब हम लोग आ गए जीएसटी लॉ के बाहर। उसके बाद इसमें सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप पहले कोई लॉगिन ढूंढो। जब तक आपके पास एक लॉगिन नहीं है ना, तब तक आप इस पोर्टल में घुस ही नहीं पाओगे। लॉगिन अपने पापा का, फ्रेंड का, कहीं से झाड़ झूड़ के लाओ एक लॉगिन। चलो अपना वाला दे दो, राइट? अपने वाली तिजोरी की चाबी भी तुझे दे दूं? नहीं। अपना वाला इसका पासवर्ड भी तुझे दे दूं? नहीं। अंगूठे काट के दे दूं तुझे? नहीं मैडम, आपके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ये लॉगिन किसी और वेबसाइट जैसा लॉगिन नहीं है। यहाँ पे लॉगिन करने के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन चाहिए। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन होगा तो लॉगिन हो जाएगा। तो हमने भाई किसी भाई साहब का लॉगिन डाल दिया और ये लॉगिन हमने यहाँ पे कर लिया। आई होप आपके पास एक लॉगिन यूजर आईडी एंड पासवर्ड है, तो आप फटाक से लॉगिन कर लेंगे। जितने जन के पास है किसी न किसी का यूजर आईडी एंड लॉगिन, पापा का, भाई का, पड़ोसी का? नहीं? हाँ तो ठीक है, पापा का लॉगिन सबसे अच्छा है। नहीं? बस 2-4? चलो ठीक है। अब हम लोग आज इस डैशबोर्ड में, ये इसकी पहचान है कि हम लोग लॉगिन कर चुके हैं। ये हमारा डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड में जब भी आपके पास वो लॉगिन आ जाता है तो ये स्वयं बता देता है कि आपके रिटर्न का क्या स्टेटस है। तो ये रिटर्न का स्टेटस इन्होंने आपको दे दिया कि आपका जून का जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3B फाइल्ड है। जुलाई का भी जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3B फाइल्ड है। अक्टूबर का भी आपको फिल करना बाकी है। तो ऑब्वियसली अभी अक्टूबर की डेट भी नहीं आई। अक्टूबर की डेट है 11 नवंबर। तो 11 नवंबर तक हम लोग इसको भी फिल कर देंगे। मतलब इस क्लाइंट का, जिसका नाम है अब्दुल वहाब निहाल साहा, तो हाँ एक ही भाई साहब का नाम है। तो इन अब्दुल भाई साहब का जीएसटी रिटर्न अभी तक अपडेटेड चल रहा है। नाइस। जब इसके डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं, ये जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B से आप एक्वेंटेड थे। ये जीएसटी में 2 तरह के रिटर्न जाते हैं। जीएसटीआर 1 हर महीने की 10 तारीख और जीएसटीआर 3B हर महीने की 20 तारीख। जीएसटीआर 1 फॉर आउटवर्ड सप्लाई एंड जीएसटीआर 3B फॉर नेट जीएसटी लायबिलिटी के लिए। तो ये हमारा आपको मालूम पड़ जाए कि आपका रिटर्न अपडेटेड है कि नहीं है। अब डैशबोर्ड में चले, तो डैशबोर्ड क्लिक करते ही मैंने सिर्फ डैशबोर्ड को क्लिक किया और इसमें ये मेरे तीनों लेजर का नटसेल बता रहा है। जीएसटी में 3 लेजर होते हैं। आई होप आपको पता है, नहीं पता है तो आराम से सुनो। जीएसटी में 3 लेजर होते हैं, ई कैश लेजर, ई लायबिलिटी लेजर एंड ई क्रेडिट लेजर। ई इसलिए लगा रहा है क्योंकि ये सब इलेक्ट्रॉनिक है और एक बेसिकली लायबिलिटी लेजर है, एक कैश लेजर है और एक क्रेडिट लेजर है। लायबिलिटी लेजर खुद ही बता रहा है कि दिस इज रिटर्न बेस। ये खुद ही बता रहा है कि दिस इज रिटर्न रिलेटेड। मतलब जब आप जीएसटीआर 1 भरते हो, तो ये जीएसटीआर लायबिलिटी लेजर रेडी हो जाता है। जैसे आप जीएसटीआर 1 भरते हो तो उसमें आप क्या बताते हो कि इस महीने मैंने इतनी सप्लाई की है, राइट? जीएसटीआर 1 में हम लोग क्या बताते हैं, इस महीने मैंने कितना सेल मारा है। तो जितना हम सेल मारा है उस हिसाब से मेरी जीएसटी लायबिलिटी बन जाएगी। कोई यादव का बार बार फोन आ रहा है, उठा लीजिएगा। तो अपने बात कर रहे थे क्या कि जीएसटीआर 1 जब हम लोग भरते हैं तो हम लोग अपनी सारी सप्लाई की डिटेल बताते हैं, तो इसमें हमारी लायबिलिटी मालूम पड़ जाती है। तो इन भाई साहब की राइट नाउ कोई लायबिलिटी नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर ये बताता है कि हमने कितना कैश जमा किया है डिपार्टमेंट में और कितना कैश जमा होने के बाद अभी हमारा सरप्लस पड़ा हुआ है। तो सरप्राइजिंगली अब्दुल भाई साहब का 6,77,000 का कैश सरप्लस पड़ा हुआ है डिपार्टमेंट के पास। ऐसा बहुत रेयर होता है, बहुत ही रेयर। आप अपने पोर्टल पे जाके देखोगे तो सब जीरो रहेगा। थोड़ा बहुत आईटीसी में बैलेंस भले ही आ जाए, ये तो वो भी जीरो रहेगा। लेकिन इसमें बड़ा सरप्राइजिंगली इन्होंने अभी तक 6,77,000 एक्स्ट्रा कैश जमा करके रखा हुआ है पोर्टल के पास। नाइस। ये पैसे जिस दिन चाहे उस दिन ये रिफंड क्लेम कर सकते हैं। इन्होंने रिफंड नहीं क्लेम किया, इनकी अपनी इच्छा है, अदरवाइज ये जब चाहे रिटर्न क्लेम कर सकते हैं। और ई क्रेडिट लेजर बताता है कि इनके पास कितनी आईटीसी है, कितनी इनपुट टैक्स क्रेडिट है। तो आज यदि इनकी कोई जीएसटी लायबिलिटी अराइज होती है तो इनके पास कोई आईटीसी नहीं है, इनको कैश से ही पेमेंट करना पड़ेगा। आई होप ये 3 लेजर आप जानते थे। हाँ ना, कुछ तो बोलना ही पड़ेगा, ना भी बोल सकते हो आप।
नहीं जानते थे भैया। एक पेमेंट चैप्टर में आप पढ़ते हो कि जीएसटी में 3 तरह के लेजर मेंटेन होते हैं, ई कैश लेजर, ई लायबिलिटी लेजर एंड ई I will do, wait, I have done mute all. Fine, I did fine, wait. अपने बात कर रहे थे इन 3 लेजर की। अब एकदम जीरो से बात करें कि इस पोर्टल में क्या क्या देखने लायक है, इंटरेस्टिंग चीजें बताइए। तो इसमें सबसे पहले आप किसी भी जीएसटी आपने कोई सामान खरीदा और सामने वाले ने आपको अपना जीएसटी बिल दे दिया और आप थोड़े से उसके ऊपर डाउट कर रहे हो कि वो जीएसटी बिल कैसे दे दिया, उसका जीएसटी है भी क्या, कि मेरे को बेवकूफ तो नहीं बना रहा है, किसी और का जीएसटी पेश कर दे। क्योंकि किसी और का जीएसटी डाल देना कौन सी बड़ी बात है। आज आप कोई सामान खरीदे, आपके पास सामने वाले का जीएसटी आ गया, वो जीएसटी छाप दो आप अपने बिल पे, है ना। तो आपको जो जीएसटी मिला वो जेन्युइन है कि नहीं है वो देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चल के देखते हैं कि भैया जीएसटी जो आपने दिया वो सही है कि नहीं है। तो सबसे पहले अपने सर्विस में जाए, यही प्रॉब्लम है, सर्विस में जाए, सर्विस में जाके यूजर सर्विस क्लिक किया, अरे कहाँ चले गए ठाकुर, सर्विस में जाए, यूजर सर्विस क्लिक किया और यूजर सर्विस में ये सब आ गया, माई सेव्ड एप्लीकेशन, व्यू माई रिटर्न, व्यू माई सबमिशन, व्यू नोटिस एंड रिकॉर्ड्स। जो भी आपको डिपार्टमेंट नोटिस देता हो यहां से नजर आ जाती है। ये तरह तरह की नोटिसेस आती रहती है, यहाँ पे सारी नोटिसेस है, आप इसको डाउनलोड कर लो। अब हमारा कंट्री अलग है, पहले तो जमाना था जब नोटिसेज, डिपार्टमेंट की नोटिसेज आपके घर में चिट्ठी बन के आती थी। अब डिपार्टमेंट कोई नोटिस चिट्ठी में नहीं देता, अब डिपार्टमेंट सारी नोटिस मेल में देता है। तो आप अपना मेल देखते रहिए और बाद में ये मत बोलना कि मेरे को आपने कब बोला, मेरे को पता ही नहीं था आपने मेरे को कुछ मांगा भी है। वो नोटिस है वो सारी मेल पे आ रही है और ये आपके पोर्टल पे यहाँ पे नजर आ रहा है। तो या तो आप अपना मेल बॉक्स चेक करते रहिए और या फिर आप अपना लॉगिन पे जाके अपने व्यू योर नोटिसेस देखते रहिए। ठीक है, साथ में हो, चलो फाइन। अब यहां पे मैं दिखा रहा हूं, आप सर्च बाय पेन, सर्च बाय पेन मतलब इस भाई साहब ने बोला कि आई एम रजिस्टर्ड। ठीक है, तो हमने बोला भाई साहब आप अपना पेन बता दो। आप में से किसी को अपना पेन याद है? हाँ, पेन याद है? अरे यार बता दो, मैं कौन सा तुम्हारा पैसा निकाल लूंगा। पेन तो एक दूसरे का किसी को कभी नहीं मालूम पड़ सकता है। कौन बता रहा है? हाँ या GF RPD 63 32 A, पता यही है। तो ये GF कैसे स्टार्ट हो गया? तो भैया मैंने इस पेन को लिखने के बाद मैंने इसमें लिखा सर्च, तो मालूम पड़ा सर्च रिजल्ट बेस्ड ऑन दिस पेन इज नो रिकॉर्ड्स फाउंड, मतलब इस पेन पे जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नहीं लिया हुआ है। तो आप किसी भी पेन का यहाँ पे मार सकते हैं। ठीक है, मेरा मारूंगा तो यार अलग अलग चीजें आएगी, तो रहने दे। हाँ देख ले यार, तो इतना मन में मत रख। AITPM 2701M, पहले लिया रजिस्ट्रेशन पे कैंसिल कराया, फिर लिया रजिस्ट्रेशन पे कैंसिल कराया, थोड़ा सा झोल वाला केस है, तो प्लीज समझो यार। तो ये रजिस्ट्रेशन हम लोग लेते रहते हैं और रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी करा सकते हैं। ये इंडिकेट कर रहा है, मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि इस पोर्टल में कई बार रजिस्ट्रेशन होके कैंसिल हुआ है। ठीक है, अच्छा कोई ये तो आप पेन से आप जीएसटी सर्च कर सकते हो। कैसे मिला आपको ये? सर्च टैक्स पेयर से। ठीक है, सर्च टैक्स पेयर में यदि आप सर्च बाय जीएसटीएन करना चाहते हो कि किसी बंदे ने आपको जीएसटीएन दे दिया और यू हैव अ डाउट कि उसका जीएसटीएन है कि किसी का फर्जी चेपा है,
तो आप यहाँ पे इंटर जीएसटीआईएन मार सकते हो। जैसे मैं यही जीएसटीआईएन जो यहाँ पे नजर आ रहा है ना ऊपर में, अब्दुल वाहब, ये अब्दुल वाहब, मैं भाई यही वाला मारते दिखा देता हूँ। तो 23 BFS PS 464 7R1ZC 7R1ZC। देखो ये आया क्या, अभी तो मैंने टाइप तो किया है, हाँ जब मैं इसको सर्च मारूंगा तो ये बोलेगा ना। बस इतनी सी नाराजगी है इसको कि आप स्मॉल कैप में क्यों लिख रहे हो, इसको यही प्रॉब्लम है कि आप स्मॉल कैप में क्यों लिखेंगे। तो हमने बोला यार इतनी सी बात पे नाराज हो जाते हो आप, तो हमने इसको कैपिटल लेटर में लिख दिया। अब ऐसी पूरी जन्म कुंडली बता रहा है कि अब्दुल वाहब निहाल साहब जो है उनके ट्रेड का नाम है अन्ना इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, हाँ अन्ना इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, और ये जुरिडिक्शंस मध्य प्रदेश में पड़ता है, जबलपुर के भाई साहब है। इनकी एक और ऑफिस है जबलपुर में, मतलब एडमिन ऑफिस तो यहाँ है, जबलपुर में इनकी एक और ऑफिस है। 1717 से रजिस्ट्रेशन लेके बैठे हैं, मतलब जिस दिन से जीएसटी लॉ आया। प्रोप्राइटरशिप है, जीएसटीआईएन एक्टिव है, टैक्स पेयर रेगुलर है, मतलब कंपोजिट स्कीम वाले नहीं है, और एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ से 5 करोड़ के अंदर वाला है, ठीक है। और ग्रॉस टोटल इनकम 2.5 लाख तक की दिखाते हैं लास्ट, मतलब टैक्स वैक्स नहीं देते हैं। और आधार ऑथेंटिकेटेड है, ऑब्वियसली नॉट, और वेदर ई केवाईसी वेरीफाइड नॉट। केवाईसी मतलब नो योर कस्टमर, तो केवाईसी और आधार ऑथेंटिकेशन इनका नहीं हुआ है, शायद आधार लिया नहीं होता या आधार अप्लाई किया हुआ होता, व्हाटएवर। फिर इससे जन्म कुंडली बताए जा रहे हैं, ये क्या गुड्स में डील करते हो, क्या सर्विस में डील करते हो, सब बता दिया। और तो किसी भी जीएसटीआईएन को डालते ही आपको उसकी जन्म कुंडली बाहर आ जाएगी, ठीक है। ये ठीक था, इंटरेस्टिंग था, सुमड़े हो, लिटरली सुमड़े हो। ई वे बिल हिस्ट्री इनकी नजर आ जाएगी, इन्होंने ई वे बिल क्या दिया है क्या नहीं दिया अभी तक। इनका लायबिलिटी पेड परसेंटेज नजर आ जाएगा, ये इंटरेस्टिंग है। लायबिलिटी पेड परसेंटेज मतलब जितनी भी लायबिलिटी रहती है ये हर बार उतना या उससे ज्यादा दे ही देते हैं। बहुत रेयर हुआ है कि जितनी इनकी लायबिलिटी है उससे इन्होंने कम दिया है। परसेंटेज ऑफ लायबिलिटी पेड मतलब जितनी लायबिलिटी हमेशा ये पे कर ही देते हैं, बहुत कम हुआ है जब इन्होंने अपनी लायबिलिटी से कम पे किया है। तो बंदा रेगुलर है, हमेशा पेमेंट वेमेंट कर दे रहा है। खत्म करें। सर्च टैक्स पेयर में आपको मिल गया जीएसटीएन वाइज, पैन वाइज, सच टेम्पररी आईडी वाइज, जिन्होंने जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया लेकिन रजिस्ट्रेशन अभी तक आया नहीं है, तो उनका एक टेम्पररी आईडी आ जाता है, वहां से भी आप देख सकते हो। तो कोई बंदा बोलता है मैंने जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया सर, आ जाएगा, मैं आपको वापस से इनवॉइस दे दूंगा, तो आप उसको बोल सकते हो अच्छा अप्लाई कर दिया, हाँ तो टेम्पररी आईडी भेज दे एक बार। टेम्पररी आईडी क्लिक करेंगे तो फिर उसी जन्म कुंडली आ जाएगी कि उसने अप्लाई किया है या अप्लाई नहीं किया है। और सर्च कंपोजिशन स्कीम के टैक्स पेयर को सर्च करना है तो यहां पे आप मारेंगे, ठीक है। तो ये सर्च टैक्स पेयर इज इजी टू ऑपरेट और बहुत ही आसान सा डॉक्यूमेंट है, आपने देखा। फिर अपने आते हैं सर्विसेज में। किसी को रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है तो ये एकदम सही है, आप देख सकते हो न्यू रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जितनी दास्तान है ना सब यहीं पे है, चाहे न्यू रजिस्ट्रेशन बोले या अमेंडमेंट इन रजिस्ट्रेशन बोले या एप्लीकेशन टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम। आप सबको पता है कि हर बंदा साल की शुरुआत में कंपोजिशन स्कीम के लिए अप्लाई कर सकता है, पता है ये बात। और कंपोजिशन स्कीम के लिए अप्लाई कर सकता है तो पुराने जमाने में जब लॉ पढ़ते तो लोग फॉर्म बताते, इस फॉर्म में जाके अप्लाई कर सकता है। इस जमाने के लॉ में कुछ नहीं है यार, आप बस पोर्टल पे जाइए और सेल्फ स्पीकिंग पोर्टल है। ऑब्वियसली रजिस्ट्रेशन के साथ छेड़खानी करनी है तो रजिस्ट्रेशन में जाओगे, सर्विसेज में जाए, रजिस्ट्रेशन में जाए। रजिस्ट्रेशन का सारा क्रम यहीं पे दिया हुआ है, चाहे रजिस्ट्रेशन नया लेना हो या रजिस्ट्रेशन में अमेंडमेंट करना हो या कंपोजिशन पे जाना हो या कैंसिलेशन के लिए अप्लाई करना हो, एटसेट्रा एटसेट्रा, सब यहीं पे। सर अमेंडमेंट कब करते हैं? अमेंडमेंट कब करते हैं? जब हमारा रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है लेकिन अब एड्रेस चेंज करना है तो फिर यहां जाएंगे। बिजनेस चेंज हो गया तो यहां जाएंगे, एक ऑफिस बंद हो गई तो जहां जाएंगे, डायरेक्टर चेंज हो गया यहां जाएंगे,
ट्रस्टी चेंज हो गया, पार्टनर चेंज हो गया, तो यहां जाएंगे और अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अमेंड करेंगे। मैंने बटन दबाया तो ये सारी डिटेल देना शुरू करेगा। रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड अब मैं तुम्हें यही बता रहा हूं, पोर्टल कैसे सीखा जा सकता है। पोर्टल आप ये मत सोचो कि मुझे रजिस्ट्रेशन करना सिखाइए, मैं रजिस्ट्रेशन करना करा देता हूं, 15 मिनट का काम है। आप डेटा लेकर आ जाइए, जिसका रजिस्ट्रेशन कराना है अभी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। हाँ, ये डेटा क्या चाहिए ये आप मेरे से पूछ लो, मैं भी आपको बता देता हूँ। ये सारे डेटा चाहिए। जब हम लोग को क्लाइंट बोलता है कि हमें जीएसटी में डेटा रजिस्ट्रेशन कराना है, तो हम लोग उसको एक व्हाट्सएप लिंक फॉरवर्ड कर देते हैं कि ये सारे पेपर लेकर आ जाइए, बस सिंपल। वो व्हाट्सएप लिंक मैं आपको फॉरवर्ड कर देता हूँ, वो नॉर्मल है। उसमें मान लूंगा कि आपका पैन मान लूंगा, आपका आधार मान लूंगा क्योंकि आधार ऑथेंटिकेशन कराना है, आपका ट्रेड लाइसेंस या पी टैक्स रजिस्ट्रेशन मान लूंगा, आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल मान लूंगा एज योर रजिस्ट्रेशन, एज योर एड्रेस प्रूफ, बस। और क्या मान लूंगा, इतने सारे डॉक्यूमेंट दे दीजिए, काम हो जाएगा। पैन, आधार, एड्रेस प्रूफ, और क्या बोला मैंने आपको, पी टैक्स और ट्रेड लाइसेंस, जो भी हो वही चीज। इतने सारे डॉक्यूमेंट दे दो, फटाक से रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। है लेकिन थोड़ा सा टीडीएस टास्क। आप यदि किसी का पहला रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हो तो आपको 1.5 से 2 घंटे लग जाएंगे फॉर्म भरने में। आपका माथा दुखेगा, पूरा हेडेक होगा। लेकिन पहला भरने के बाद, उसके बाद रेगुलर भरेंगे तो वो आधे घंटे में अपने सब अपडेट कर देंगे। ठीक है। अब आते हैं अपने रजिस्ट्रेशन के बाद लेजर। ये लेजर आपने डैशबोर्ड में भी देखा था ना ये लेजर। अब यही लेजर यहां पे भी हम लोग देखेंगे। अब प्रश्न आ रहा है कि सर पोर्टल में यार एक एक बटन क्लिक करते आप, मैं तो इतना धीरे पढ़ा रहा हूं, आप उधर उधर डायल्यूट होंगे तो पोर्टल में बटन क्लिक कैसे देंगे। यदि आपको किसी से कोई भी आरओसी का काम सीखना है, वो सीखना है, तो आपको आंख को एकदम फोकस रखना पड़ेगा ना। सामने वाला एक तो टीचर है नहीं, वो तो फटाफट बटन दबाएगा और आप तो बतियाने में लगे हो। तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर, वहां पे भी हमने देखा, यहां पे भी देखा। यहां पे फायदा ये है कि इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में भी आज सरप्राइज 6,70,000 रुपए सरप्लस कैसे है, या 6,88,000 सरप्लस कैसे है। तो यहां पे आप उसी डिटेल दे सकते हो कि हुआ क्या था, कब से कब तक का इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर देखना है आप बता दो, हम आपको उसका पूरा साल का इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर दिखा देते हैं। तो भैया हमें 1 जनवरी से दिखा दीजिए। हाँ, तो 1 जनवरी से देख लो, अभी तक का दिखा देता हूं तुम्हें, 6 नवंबर तक का। तो यहां पे पूरी जन्म कुंडली है कि उन्होंने कब कब पैसे दिए। आप 2 मिनट इसको देखो। हमेशा बोलता हूं कुछ समय बिताओ आप 2 मिनट इसको देखो और देख के बताइए आपको क्या समझ में आया। ये जीएसटी पोर्टल सिखाने वालों की एक ही प्रॉब्लम है, बटन फटाफट दबाते हैं, समय नहीं देते। दो क्या समझ में आया। सर कुछ तो यहाँ पे ये समझ में आ गया हमें कि ये तो डेट ऑफ डिपॉजिट दिया हुआ है, टाइम ऑफ डिपॉजिट तक दिया हुआ है, रिपोर्टेड डेट, और उसके बाद रेफरेंस नंबर ऑफ ए टैक्स पीरियड, और उसके बाद डिस्क्रिप्शन, और उसके बाद ट्रांजेक्शंस, और उसके बाद आईजीएसटी सीजीएसटी जो वेरियस लॉ है वो दिया हुआ है, और ये बैलेंस दिया हुआ है। लेकिन सर ये नहीं समझ। अच्छा मैं आपसे पूछता हूँ, आप बताना क्या है। ये 1,10,074 रुपए जो यहां नजर आ रहे हैं, 1,10,074, ये क्या इंडिकेट कर रहा है। अच्छा इसको छोड़ो। हाँ, तो ये 1,10,074 रुपए क्या इंडिकेट कर रहा है। नहीं, सी टोटल है। क्या चीज सी टोटल है। रुपए की टोटल है सर। गुड, रुपए की टोटल मतलब कैसे रुपए की टोटल है सर। इंडियन करेंसी की टोटल है। मतलब क्या इंडिकेट क्या कर रहा है। 1,10,074 आईजीएसटी तो इसमें से ये 10,14 में ये 2,28 पता नहीं क्या है। मतलब ये टोटल है, क्या चीज सी टोटल है, समझ नहीं आ रही है। पहले क्या लिया था। हाँ, पहले पे किया था फिर रिवर्ट किया है। भाई मतलब ये पैसा, मैं पूछना चाह रहा हूं
कि ये पैसा जमा हुआ है, वी हैव डिपॉजिटेड और वी हैव विड्रॉल। ये ई कैश लेजर है। तो ये पैसे क्या जमा हुए हैं कि विड्रॉल हुए? विड्रॉवल हुए। ये डेबिट मतलब विड्रॉवल। हाँ, ई कैश लेजर में जब हम लोग डेबिट बोलते हैं तो डेबिट मतलब विड्रॉवल की डिपॉजिट। इसलिए मैं बोलता हूं कि पोर्टल को ऐसे आप ऊपर ही नजर से देखो लेना तो होगा नहीं। यू नीड टू स्पेंड सम टाइम, तब वो पोर्टल सिंसियरली आपको समझ में आता है। ऑफिसेज में जब आप जाओगे ना, आजकल जितने भी ब्लू चिप कंपनीज है वो ऑफिसेज में ज्वाइन करने के बाद आपको शुरू के 3 महीने तक फ्री में पैसे देते हैं। लिटरली 3 महीने आपसे कोई काम नहीं कराते, उल्टे आपको काम सिखाती है, काम सिखाती है। और वो 3 महीने जब से आप काम सीखते हो ना, उसके बेसिस पे फिर आपका एक अलॉटमेंट हो जाता है। वैसे तो कंपनी कुछ सोचते ही आपको रखी है, उनको आपसे क्या काम करवाना है, फिर उसके अनुसार आपको ट्रेनिंग देती है। और ट्रेनिंग के बाद यदि आपका परफॉर्मेंस अच्छा आया तो ऑब्वियसली ट्रेनिंग के बाद यदि आपका परफॉर्मेंस अच्छा आया तो आपको ऑब्वियसली अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम मिलेगा। और यदि आप ट्रेनिंग के बाद मतलब एक ऑर्डिनरी बंदे की तरह बिहेव किए तो फिर आपको एक नॉर्मल रूटीन वर्क दे दिया जाएगा, क्योंकि कंपनीज के पास रूटीन वर्क की कोई कमी नहीं है। ठीक है। और बेसिकली आपको जब हायर किए थे तो रूटीन वर्क सोच के हायर किए थे, लेकिन ट्रेनिंग में आपका परफॉर्मेंस शानदार था, ये सोच के उन्होंने आपको अच्छा जॉब दे दिया, मतलब अच्छा असाइनमेंट दे दिया। आप ऑफिस में जाते हमेशा नाराज से हो जाते हो 6 महीने के अंदर ही एक ही जैसा काम करा रहा है, एक ही जैसा काम करा रहा है। क्योंकि भैया जब वो 3 महीने आपको ट्रेनिंग दी गई थी ना, उस समय आप बहुत डल बिहेव किए तो कंपनी को मालूम पड़ गया ये एवरेज है, तो इसको रूटीन वर्क कराओ, पैसा आपको ठीक ही मिल रहा है लेकिन काम रूटीन मिल रहा है। तो ये जो आपको ट्रेनिंग दी जा रही है ना कि 1 लाख, ये आप इसको देख लीजिए, उसमें ज्यादातर बोले हाँ देख लिए 1,10,000 डेबिट हुआ है, रुपए डेबिट हुए है। और वैसे ही बात है जो अभी यहाँ पे 2-4 पैसा कर रहे थे, लेकिन ये डेबिट है, ये क्या पैसा डिपॉजिट हुआ है कि पैसा विड्रॉल हुआ है, कैसे मालूम पड़ा? आपने बोला विड्रॉवल हुआ है, कैसे मालूम पड़ा? लाउडर। अच्छा, डेबिट मतलब विड्रॉवल होता है, ऐसा आपको किसी ने बता दिया। हाँ, और क्रेडिट मतलब डिपॉजिट होता है, राइट? ओ हाँ, बैंक में पासबुक में तो डेबिट में विड्रॉवल होता है। वैसे लड़की बोल सही रही है। हाँ? ये एक और तरीका है कि 20/1 को इन्होंने क्रेडिट किया है, 17/2 को भी इन्होंने क्रेडिट किया है, 19/2 को भी इन्होंने क्रेडिट किया है। ये खुद ही बता देते दो, क्रेडिट मतलब अमाउंट डिपॉजिटेड। नजर आ रहा है क्या यहाँ पे? ये खुद भी बता दिए, ये अमाउंट डिपॉजिटेड। और डेबिट 2 रीजन से हो सकता है कि आपको जीएसटी लायबिलिटी देना है। वो जीएसटी लायबिलिटी कौन सी वाली आप दे रहे हो, रिवर्स वाली या नॉर्मल वाली? तो इन्होंने बता दिया कि ये हमने जीएसटी लायबिलिटी पे किया 1,10,000 का, एंड दैट इज अदर देन रिवर्स। यू नीड टू स्पेंड टाइम। 1,10,074 का हमने जीएसटी पे किया है, और ये जो हमने पेमेंट किया है ये अदर देन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है। क्लियर? फाइन। कौन से टैक्स पीरियड के लिए पे किया है? तो दिसंबर 21 के लिए भी पे किया है। नाइस। इस तरीके से ये चलता रहेगा। आप यहाँ पे पन्ने बढ़ाते रहिए, आपको लास्ट में नजर आते रहेगा कि लायबिलिटी क्या चल रही है। 20/10/22 के दिन स्टेटस ये है कि हमारा बैलेंस है 6,88,622। तो आप जब ऑडिट करने भी जाते हो ना, जैसे सीएज नॉर्मली ऑडिट करते हैं, तो यू हैव द क्यूरियोसिटी, क्या करते होंगे वो यहाँ पे? वो इन किताबों पे समय बिताते 1.5, 2, 2.5 घंटे। जब हम लोग ऑडिट पे जाते हैं तो पहले बैंक मैनेजर से सारे पेपर्स लेते हैं, या वहां के क्लाइंट से सारे पेपर लेते हैं, और फिर 3-4 घंटे तक क्लाइंट से बात ही नहीं करते। क्लाइंट को बहुत अच्छा लगता है कि सीधा चार्टर आया है, कुछ आता वाता है नहीं। 2 तरह के चार्टर देते, ये जाति अटैक करना शुरू करते, ये कैसा है, ये कैसा है, ये कैसे आया, पेपर देते ये कैसे आया। वो एक अटैकिंग चार्टर होते हैं। और एक थोड़ा सा डिफेंसिव चार्टर्ड अकाउंटेंट भी होता है, जो पहले 3-4 घंटे तक पेपर को देखते रहता है, पतले की तरह, ऐसे चाय पीता रहेगा, देखता रहेगा, सिगरेट पीता रहेगा, देखता रहेगा, पागल की तरह देखता रहेगा। और फिर उसके बाद धीरे धीरे उसका क्वेश्चन बैंक आना शुरू होता है। फिर उसका क्वेश्चन बैंक आना शुरू होता है कि ये तो ये ऐसे नहीं होना चाहिए था, ऐसे होना चाहिए था, और फिर वो लाइन से खोद ही देता है। इसलिए किसी को भी पोर्टल सीखना है या ऑडिट जैसा कुछ अच्छा काम करना है तो उसको थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, खुद को समझना पड़ेगा। हर चीज पूछोगे तो ऑफिस में कोई कुछ नहीं सिखाता। काम किया ऑफिस में?
कोई कुछ नहीं सिखाता। आप 17 बार पूछेंगे, वो एक बार बताएगा, क्योंकि इसको पता है कि इसको बताना शुरू किया तो हर चीज पूछता रहेगा, माथा हंस जाएगा मेरा। हम अपना काम नहीं कर पाएगा, दिन भर पूछता रहेगा। ये ट्रेनी आया मेरे अंडर में और मैं अच्छा इंसान हूं, ये भी अच्छा इंसान है, हमारे मतलब रिलेशन भी ठीक है। मेरे से पूछेगा, मैं से कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि मेरे को पता है मैं बताना शुरू करूंगा ना, दिन भर मेरे से पूछता रहेगा, हर चीज पूछना है। भैया ये क्या है, मतलब पैसा आया थी, आप ही बताइए। भाई तू देख नहीं सकता, क्रेडिट यहाँ पे है मतलब अमाउंट डिपॉजिटेड, तो डेबिट मतलब अमाउंट पेड। ये तो कितना बताऊं, मैं अपना काम करूं कि तुझे बताऊं? ऑफिस में मुझे भी तो मेरा काम करना है, मुझे तेरी ट्रेनिंग के लिए थोड़ी रहा गया है, मुझे मेरे काम करने के लिए रहा दिया, बीच बीच तुझे काम सिखा के फिर तेरे को और यूज करने के लिए बोला गया। तो चलो, ये आपने देखा क्या, ई कैश लेजर। आगे बढ़ते, एक डाउनलोड्स भी, डाउनलोड में तो खाली सॉफ्टवेयर है, इसको रहने दे, सर्विस में चलते हैं। लेजर के बाद आप आइए यूजर सर्विस में। यूजर सर्विस में आप जाइए और देखिए व्यू डाउनलोड सर्टिफिकेट। इस डाउनलोड सर्टिफिकेट में आपको बहुत अच्छी चीज मिलेगी, और वो मिलेगी आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। आप यहां से इसको डाउनलोड करके देख सकते हो कि आपके जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसा होता है। नाम तो सुना होगा, जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ये फॉर्म 6 आपने किताबों में पढ़ा, आज आपने रियल में देखा। ये आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर आया हुआ है, इसी को सब लोग जीएसटीआईएन कहते हैं। इसमें ये जो 23 है ना, ये इनके स्टेट का कोड है, तो ये मध्य प्रदेश का स्टेट का कोड है, मध्य प्रदेश है ना, हाँ। उसके बाद ये BF, इनकी भाई साहब की GF थी, इन भाई साहब का BF है। पता नहीं डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, BF GF दिए जा रहा है। तो इनका BFSP, ये जो डिजिट चल रही है, इनका परमानेंट अकाउंट नंबर है। ये यहां से लेके B से लेके R तक, अच्छा, जो किताबों में पढ़े वो आज आप मशीनों पे देख रहे हो यार। तो 15 डिजिट का GSTN होता है, उसके पहले 2 डिजिट में आपके स्टेट का कोड होता है, आपने पढ़ा है ये बातें। 10 डिजिट तक आपका पेन नंबर होता है। उसके बाद 1 ये क्या इंडिकेट कर रहा है, एनी वन ऑफ यू 1 क्या इंडिकेट कर रहा है? ये 1 इंडिकेट कर रहा है कि इनकी एक ही ऑफिस है। यदि इनकी 4-5 डीपी ली हुई होती ना, 4-5 अलग अलग स्टेट में ब्रांचेस होती और 4-5 अलग अलग ब्रांचेस का अलग अलग रजिस्ट्रेशन होता, तो ये एक ब्रांच का होता 1, दूसरे ब्रांच का होता 2, तीसरे ब्रांच का होता 3 एंड सो ऑन। आप जितने भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन देखोगे, आपको सेकेंड लास्ट लेटर हमेशा जेड नजर आएगा। जेड अभी तक कॉमन है सब में, सेकेंड लास्ट इनका हमेशा जेड है बाय डिफॉल्ट। और ये सी जो है ना, ये लास्ट वाला डिजिट ये वेरी करता रहता है, किसी का सी, किसी का ए, किसी का एफ। यानी मैं आज अपना रजिस्ट्रेशन नंबर अभी आपको बता सकता हूं, मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए यदि मैं अप्लाई करता हूं तो 19, या उन भाई साहब का बताऊं, उनका जो भी BF से स्टार्ट हो रहा है, सॉरी GF से स्टार्ट हो रहा है, तो स्टार्टिंग इनका होना है 19, जो कि हमारे वेस्ट बंगाल का रजिस्ट्रेशन कोड है। फिर GF वाला जो 10 डिजिट का सीरीज है पेन, वो आना है उनका, और उसके बाद 1 ही आना है, क्योंकि पहली बार रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं तो पहला रजिस्ट्रेशन है। जब दूसरी ब्रांच का रजिस्ट्रेशन लेंगे तो दूसरी ब्रांच में 2 आएगा, अभी तो 1 ही आएगा, उसके बाद Z ही आएगा। वो लास्ट वाला बस नहीं पता, लास्ट वाला क्या आएगा मुझे नहीं पता, वो हो सकता है CI, DI, EI, FI, कुछ भी आ सकता है। दैट इज अ चेक डिजिट, बस वही है तो हमें नहीं पता रहता। तो ये उनका रजिस्ट्रेशन, इसका रजिस्ट्रेशन में भी इनकी पूरी डिटेल है, लीगल नेम, ट्रेड नेम, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। ये इनका डिजिटल सिग्नेचर है, ठीक है, ये सिग्नेचर इनका डिजिटल सिग्नेचर आपने देखा होगा, बहुत कम देखने मिला होगा आपको। हाँ तो ठीक है यार, अठारह 7/18 को उनको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला, लेकिन ये रजिस्टर्ड है 1/7/17 से। पढ़ा था क्या, याद है रजिस्ट्रेशन इज इफेक्टिव फ्रॉम 1/7/17, लेकिन रजिस्ट्रेशन मिला 18/7/18। सोचो इस क्लाइंट का हमने 1/7/17 से 18/7/18 तक का लायबिलिटी कैसे मैनेज किया होगा। चलो एनी हाउ, ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपने देख लिया। नियम ये है कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपके बिजनेस से किसी प्रोमिनेंट प्लेस में अफिक्स होना चाहिए, नियम ये है, लेकिन लोग ऐसा करते नहीं है, कुछ लोग करते हैं।
मैं नहीं दिया। हमारे प्रोमिनेंट प्लेस में लगा देंगे ना तो अगले दिन बच्चे फाड़ फाड़ के ले जाएंगे। कहीं पे भी आप हो जाओ पोर्टल पे, तो वापस पोर्टल पे जाके डैशबोर्ड क्लिक करो, आप वापस अपनी सही जगह पे नजर आओगे। अब सर्विस में आपने लेजर देख लिया, रजिस्ट्रेशन देख लिया, साथ में हो। अब रिटर्न की बारी है। यूजर सर्विस में मैंने आपको डाउनलोड सर्टिफिकेट दिखा दिया। कुछ बच्चे बहुत चहल पहल कर रहे हैं यार, क्लास को बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं, और मेरी प्रॉब्लम है कि मैं मार डांट भी नहीं सकता। तो ये तुम्हें एक और चीज सिखा दूं भाई, बदलते भारत में इस तरीके के बंदर छाप लोग, बंदर छाप मतलब नथिंग रॉन्ग, बंदर मतलब चंचल इंसान जो चहल पहल बेसी करता है, डिसिप्लिन थोड़ा तोड़ता है, बुरा नहीं है, बस स्वभाव ऐसा है। ऐसे आपके ऑफिसेज में भी आएंगे, और ऑफिसेज में आप अपने सीनियर लोग से पता नहीं कितनी बात करते हो, लेकिन आज से कुछ साल पहले तक, 10 साल पहले तक जमाना ऐसा था कि ऐसा चंचल मेरे अंडर में आ गया तो 3 महीने में सीधा कर दूंगा, 3 महीने में सीधा हो जाएगा। 3 महीने भी बेसी बोल दिया, 15-20 दिन में सीधा कर दूंगा। ऐसा पहले अप्रोच होता था सीनियर्स का, वो जमाना चेंज हो गया। अब जमाना ये आ गया है कि आपके अंडर में यदि कोई बंदर छाप आ गया है, इग्नोर कैसे करे यार, काम करवाना मेरे तो उससे, इग्नोर कैसे करूं? अब मैं तुम्हें कब तक इग्नोर करूं? तुम बोले जा रहा है तो पूरी क्लास डिस्टर्ब हो रही है, तो मैं इग्नोर कैसे कर सकता हूं? मेरे को तुमको मैनेज करना है। तो आज का जमाना यह है कि आप अपने सबऑर्डिनेट को, अच्छी कंपनी की बात कर रहा हूं, फटीचर कंपनी की बात नहीं कर रहा हूं, अच्छी कंपनी में आप अपने सबऑर्डिनेट को डांट नहीं सकते। तो अब आपको अपना टेम्परामेंट अलग लेवल का लेके जाना पड़ेगा। आज के दिन में बॉस बनना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि बच्चे तो मतलब जूनियर्स तो जूनियर ही होते हैं, वो जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। सीनियर आपको चाप रहा है, काम करके दे, तेरे अंडर में 15 जन की टीम है, तुम काम क्यों नहीं कर रहा है? और 15 जन की टीम में 7 बंदर है। अब उनसे आपको काम भी करवाना, यू कैन नॉट इग्नोर देम, और आप उनको डांट भी नहीं सकते। तो एक अलग टेम्परामेंट लेवल आ रहा है जो हर एक बंदे को अपने अंदर डेवलप करना चाहिए, कि जब सामने वाला थोड़ा सा मिसबिहेव कर रहा हो तो आप उसे कैसे हैंडल करेंगे बिना चिल्लाए। ये एक अलग लेवल की ट्रेनिंग है जो आपको डे टू डे लाइफ में सीखनी पड़ेगी। आपको उसको वैसे भाई भाई भी नहीं करना, तो माथे चढ़ जाएगा, बंदर है। और आप उसको डांट नहीं सकते क्योंकि आपके ऊपर एक बॉस है जो आपको उसको डांटने नहीं दे रहा है, और आपको उससे काम करवाना है, रिलेशन बिगाड़ना नहीं है, आप उसको जॉब से निकाल नहीं सकते। और आपकी काउंटिंग में है वो 15 में आपकी एक टीम में है, मतलब एक, अब क्या बताए, है क्या कर सकते हैं। तो ये हर एक बंदे को सीखना चाहिए और अपना टेम्परामेंट इस लेवल पे डेवलप करना चाहिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम तुम्हारे साथ आने वाली है विद इन 7 to 8 years। हर चीज का आंसर थ्योरी में नहीं आता ना सर, आप देख सकते हो, आप देख सकते हो। और इसमें फिर उन बंदरों से भी निवेदन है कि आप समझो हमारी प्रॉब्लम, कि हम आपको डांट नहीं सकते, मार नहीं सकते, पीट नहीं सकते, भरा बुला नहीं कह सकते, रिलेशन नहीं तोड़ सकते आपके साथ, और आपको लेके चलना है। तो हर बंदर की सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो वर्क प्लेस में अपनी बंदरपंथी छोड़े, बहुत जरूरी है। कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट में जस्ट फील करा रहा हूं, ये प्रॉब्लम है सीनियर्स के साथ। फिर सीनियर्स तुमको अभी 6 महीना तुम्हारा बर्दाश्त करेगा, फिर जब तुम्हारा इंक्रीमेंट का टाइम आएगा ना, तो तुमको खून के आंसू रुला देगा। फिर जब तुम छुट्टी मांगेगा ना, तो वो उस समय अपना सारा खुन्नस निकालेगा, तुमको डांटेगा नहीं, लेकिन तुमको छुट्टी भी नहीं देगा। और फिर तेरे को वो रात में 9 बजे वर्क असाइन करेगा, भाई तू कर मत तो क्या हुआ, वो पॉलिटिक्स जानता है, तुम बंदर है तो वो शेर है, तो भी सब आता है। तो तेरा नतीजा एक है कि तुझे बंदरपंथी इमीडिएट नहीं छुड़वाई जा सकती, लेकिन 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, साल, 1.5 साल के अंदर बिना डांटे डपटे तुम्हारी बंदरपंथी वो एकदम पक्का छुड़वा देगा।
ठीक है, तो नतीजा यह है कि इससे अच्छा बंदरपंथी खुद छोड़ो, है ना। आओ आगे बढ़े। तो यूजर सर्विस में हम लोग थे। अच्छा, ये सब ई वे बिल आपने नाम सुना होगा। ये हर 50,000 से ऊपर की सप्लाई पे जब रास्ते में माल निकलेगा तो ई वे बिल डॉक्यूमेंट के साथ निकलेगा। ये ई वे बिल पोर्टल वही है जहां पे आपको अपना ई वे बिल बनाने का रहता है। यहां पे पहले खुद ही बता दिए यूज ऑफ ई वे बिल, मोड्स ऑफ जनरेशन, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। इसको आप थोड़ा टाइम देके पढ़ेंगे तो आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा मुझे कैसे बनाना है। ठीक है, अभी अपने इस टॉपिक में नहीं जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं सर्विस में, रिटर्न्स में जा रहे हैं। साथ में हो रिटर्न्स। रिटर्न में रिटर्न डैशबोर्ड सबसे वाइटल है, जो आपको बता रहा है आपको कौन सा रिटर्न भरना है, कौन से पीरियड का रिटर्न भरना है। तो आपको पता है ये भाई साहब का टर्नओवर 1.5 करोड़ से 5 करोड़ के अंदर था, पता है ना। और आपको ये भी पता है जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से 5 करोड़ के अंदर होता है वो लोग क्वार्टरली रिटर्न भर सकते हैं, वो QRMP स्कीम ले सकते हैं। तो इनका क्वार्टरली रिटर्न चल रहा है, देखो, इसलिए यहाँ पे मंथली नहीं आके रेड वाला फॉन्ट बता रहा है कि ये मंथली नहीं है, क्वार्टरली भरते हैं। आई होप यू आर अवेयर। ये जीएसटी में 2 तरह की स्कीम है, मंथली रिटर्न, क्वार्टरली रिटर्न। तो ये क्वार्टरली रिटर्न है, और क्वार्टरली रिटर्न से 1.5 करोड़ से 5 करोड़ के अंदर वालों को है। नहीं 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 नहीं, 5 करोड़ से नीचे वालों को है। चलो, 1.5 करोड़ से नीचे वालों के पास कंपोजिशन, 5 करोड़ से नीचे वाले को क्वार्टरली, 5 करोड़ से ऊपर वाले के लिए मंथली। नवंबर का रिटर्न नहीं, हम लोग एक बार अक्टूबर का रिटर्न देखना चाहेंगे। तो अक्टूबर का रिटर्न यदि आप देखना चाहो तो आप GSTR 1 देख सकते हो, GSTR 2A देख सकते हो, और GSTR 2B देख सकते हो, GSTR 3B देख सकते हो। ये 4 रिटर्न हम लोग भरते हैं। GSTR 1 और GSTR 3B हम लोग भरते हैं, और GSTR 2A और GSTR 2B डिपार्टमेंट हमें देता है। आई रिपीट, 1 और 3B ये हम लोग भरते हैं, और 2A और 2B डिपार्टमेंट हमें देता है। कितने जन जो GSTR 2A नाम पहली बार सुन रहे हैं? GSTR 2A नाम पहली बार सुन रहे हैं? हाँ, भाई कितने जन है जो GSTR 2A नाम पहली बार सुन रहे हैं? ओ, पहली बार? क्यों? मैंने सुना है आप तो एक आधी बार। तो ध्यान तो है तुम्हारा भी कहीं और है। GSTR 2A and 2B are the same document which are related to ITC. वो इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट है। इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट मतलब आप जितना भी माल खरीदे हैं उसकी ITC आपको मिलेगी, उस पर जितना GST आपने पे किया उसकी ITC आपको मिलेगी। और वो ITC आपको कितनी मिलेगी ये आप एक तरीका आप खुद अपना हिसाब बनाइए, जो कि आपको बनाना चाहिए। लेकिन इसके बाद एक तरीका और है कि आपको डिपार्टमेंट खुद ही बता के दे रहा है कि आपकी ITC कितनी है। जस्ट चेक इट। GSTR 2B इज द की डॉक्यूमेंट, वहीं से आपको मालूम पड़ता है कि आपकी ITC कितनी है। मैंने GSTR 2B में क्लिक किया तो फॉर्म GSTR 2B शैल बी अवेलेबल ओनली आफ्टर 13/11/22। ये बता रहा है कि अक्टूबर का ITC कितना है आपका, ये आपको 6 नवंबर को नहीं मालूम पड़ सकता, इसलिए आपको 13 नवंबर का वेट करना पड़ेगा। तो व्हाट इज द मैसेज? GSTR 2B विल बी अपलोडेड ऑन 13 नवंबर। ठीक है, तो कोई बात नहीं सर, अभी अक्टूबर का नहीं दिखा सकते तो सितंबर का दिखा दीजिए सर, जून अप्रैल का दिखा दीजिए। हमारे क्या है, जून का दिखा दीजिए, हमें तो सिर्फ देखना है। तो ये देखो मैंने GSTR 2B यहां पे क्लिक किया, ये 2B ऑटो ड्राफ्टेड ITC स्टेटमेंट खुद ही बता रहा है क्या है, ऑटो ड्राफ्टेड ITC स्टेटमेंट। और इतनी आपकी ITC है, सब मिला के आपको ITC मिलने वाली है। इंटीग्रेटेड ITC ये दोनों मिला के ऐड कर लेना, अप्रोक्सीमेटली 41,000।
ये दोनों मिला के ऐड कर लेना, अप्रोक्सीमेटली 2500 2500 इतनी आपको आईटीसी मिलने वाली है। ठीक है, लेकिन आपके मन में आ रहा है क्या? देखो तो कुछ मन में आ रहा है क्या? देखो इसको 2 मिनट, ऑनलाइन वाले बच्चों आप भी देखो और देख के बताओ इससे आपको क्या मतलब क्या क्यूरियोसिटी आ रही दिमाग में। ये आपके सामने आईटीसी का पूरा डॉक्यूमेंट है, जीएसटीआर 2B। ये देख के आपके मन में क्या क्यूरियोसिटी आई या क्या समझ में आया? नो क्वेश्चन, नो क्वेश्चन, क्या बोल रहे कृति? नो क्वेश्चन दिमाग में, या ऐसे बोल कि सर कुछ समझ में नहीं आया? तो ये बोलना कि सर कुछ भी नहीं पकड़े हैं। ये क्या आपने बोला था जीएसटीआर 2B में मेरे को मालूम पड़ेगा कि किन किन से मैंने माल लिया और जिन सामानों पे मेरे को कितना आईटीसी मिला, राइट? तो भैया ये आपको इसलिए नहीं समझ में आया क्योंकि आपने डिटेल वाला एक्सेल डाउनलोड नहीं किया। ये जब आप इसको क्लिक करेंगे यहां पे तो आपको नजर आएगा, ये आपको डिटेल में बताएगा। सर इसमें भी कुछ नजर नहीं आ रहा है, तो खाली स्टेटमेंट ही है, कहानी है, इसमें तो रुपया कहां है? तो भैया देखो ये है रुपया, आईटीसी अवेलेबल नजर आ रहा है आपको? नजर कर्सर कहां मूव कर रहा है? नजर आ रहा है कर्सर? कर्सर हाँ, आईटीसी अवेलेबल। तो ये सर ये आईटीसी नजर तो आ रहा है लेकिन पार्टी वाइज नजर नहीं आ रहा है। आईटीसी नजर तो आ रहा है लेकिन पार्टी वाइज नजर नहीं आ रहा है। तो देखो ये B2B नजर आया, इसको हमने क्लिक किया, ओ अब जाके नजर आया। ये मैंने इन पार्टी से सामान खरीदा है और इन पार्टी से सामान खरीदने पे मेरा इतना इतना आईटीसी मेरे को मिल रहा है। एकदम एक एक चीज नजर आ रही है। आपने कोई MTEC इंटरप्राइज से 7,000 का सामान खरीदा, 7,000 है ना? हाँ, और 7,000 के सामान पे आपको 1260 का आईटीसी मिला। और इसकी आईटीसी मिलेगी कि नहीं मिलेगी डिपार्टमेंट खुद बता रहा है। आईटीसी अवेलेबल और नॉट अवेलेबल पोर्टल खुद बता रहा है। आईटीसी नॉट अवेलेबल की भी एक लिस्ट है, लेकिन इस भाई साहब के केस में आईटीसी नॉट अवेलेबल का केस पूरा ब्लैंक है, ऐसा इसमें कुछ नहीं है। तो लिटरली ये B2B दबाने पे हमारा पूरा स्टेटमेंट वाइज आईटीसी आ जाता है। साथ में हो आवाजें बहुत डल है। वापस पोर्टल में जा रहा हूं। पोर्टल में जाने के बाद अब मैं अपने जा रहे आईटी जीएसटी रिटर्न भरे कैसे, इस पे जाऊं। जीएसटी रिटर्न देखे कैसे, देख लिया क्या? कोई और रिटर्न देखना है? जीएसटीआर 2 भी दिखाया, जीएसटीआर 1 जीएसटीआर 3 भी कुछ देखना है किसी पार्टी का? यदि किसी पार्टी का जीएसटीआर 3 भी देखना है तो वो भी आप देख लो। जीएसटीआर क्या देखना था आपको? 3B व्यू। सिस्टम हैज नॉट जनरेटेड समरी ऑफ टेबल। ये जीएसटीआर 3B का इनका डिटेल है। आउटवर्ड सप्लाई इनकी थी 2,01,516 की। इंटर स्टेट सप्लाई इसमें से कुछ भी नहीं थी। इसमें इनको आईटीसी मिला था 38,194 आईजीएसटी, 4167 सीजीएसटी, 4167 एसजीएसटी। इनका कोई एग्जाम्प्टेड या निल सप्लाई नहीं था। इंटरेस्ट एंड लेट फीस फॉर प्रीवियस टैक्स पीरियड निल था। और पेमेंट ऑफ टैक्स इन्होंने क्रेडिट से किया 46,528। ये 46,528 इनको जोड़ने से आएगा, इसको जोड़ेंगे तो 46,528 आएगा। तो 46,528 इन्होंने आईटीसी से पेमेंट किया और 162,838 इन्होंने कैश से पेमेंट किया। ये नजर आया क्या? क्लियर आया क्या? हाँ ना? ओके। अब हम लोग ये देख रहे हैं कि ये तो हुआ पुराना रिटर्न भरना, पुराना रिटर्न देखना। नया रिटर्न भरना हो तो कैसे भरे? आप लोग के जेस्चर देख के मैं अपनी क्वांटिटी थोड़ा रोकूंगा। रिटर्न गया, अब मुझे नया रिटर्न भरना है। तो देखो भैया अक्टूबर तक का तो रिटर्न हमारा भरा हुआ है। अक्टूबर का रिटर्न नहीं, नहीं नहीं, अक्टूबर का रिटर्न मैं भर सकता हूं अभी। आओ भरे।
कौन सा रिटर्न भरना है, मैंने सर्च क्लिक किया तो बोला ये मेरे से पूछ रहा है कौन सा रिटर्न भरना है, जीएसटीआर 1 कौन सा रिटर्न भरना है। जीएसटीआर 1 ही भर सकते हैं क्योंकि जीएसटीआर 3 भी तो भर ही नहीं सकते। जीएसटीआर 3 भी भर सकते हैं ओनली आफ्टर फाइलिंग जीएसटीआर 1। तो जब तक जीएसटीआर 1 सबमिट नहीं हो जाता आप जीएसटीआर 3 भी नहीं भर सकते। तो आपसे पूछा जा रहा है प्रिपेयर ऑनलाइन या प्रिपेयर ऑफलाइन। तो यदि आपके पास छोटे मोटे डेटा हो, आपकी फाइल में कोई 15-20 फाइल रिटर्न हो, 15-20 डेटा हो, तो यू शुड सेलेक्ट प्रिपेयर ऑनलाइन। और यदि आपको ऑफलाइन भरना है तो अभी भरते हैं जब हमारे पास कोई सैकड़ों में डेटा हो, हजारों में डेटा हो, तब हम लोग ऑफलाइन में जाते हैं। तो अभी हम लोग ये मान के चलते हैं कि हमें बस छोटा सा डेटा भरना है, तो गो फॉर प्रिपेयर ऑनलाइन। हम लोग प्रिपेयर ऑनलाइन गए, कौन सा रिटर्न भर रहे बताया है, जीएसटीआर 1, मुंह से बोलना पड़ता है, जीएसटीआर 1 फाइन। तो हम लोग जीएसटीआर 1 भरने जा रहे हैं। तो ये पूछ रहे हैं कि जीएसटीआर 1 में आप क्या डिटेल देना चाहते हो, इतनी सारी डिटेल देने को है। अब यदि इस पूरे पोर्टल को देखेंगे तो दिमाग घूमेगा कि क्या भरना है इसमें, यार इतनी सारी चीजें हैं, कौन सी को क्लिक करूं। ऑफिसेज में बोला जाएगा कि दे तू इसमें जा और इसको क्लिक कर, वो आपको कभी नहीं बताएगा कि ये क्या है। आप उससे पूछेंगे ये क्या है, बोला माथा हराम मत कर, इसको क्लिक कर, समझा ना, इसमें क्या मेरे को भी नहीं पता। वो तुमको सीधा एक ही बात बोलेगा, 90% प्रोबेबिलिटी उसको भी नहीं पता। क्योंकि हम लोग ऑफिसेज में सिर्फ उतना ही काम सीखते हैं जो हमारे वहां पे एग्जैक्टली काम का है, उसके बाद हम लोग वहां पे कुछ नहीं सीखते। ये सिर्फ क्लासरूम है जिसमें आप एकदम फ्री हो, सर ये बताइए ये वाला क्या है, आप फ्री हो पूछने के लिए। लेकिन ऑफिसेज में आप पूछेंगे तो आपको लुक देगा, लुक देना समझते हो ना, जोर से, मतलब मारा नहीं लेकिन बस और छोड़ा भी नहीं। तो ये वाले आपको इसको क्लिक करना है। ये बेसिकली आपके B2B इनवॉइस की डिटेल है। या भी आप एक्सपोर्टर हो तो आप ये डिटेल भी भरेंगे, और यदि आपकी B2C सप्लाई है तो आप ये भी भरेंगे। आई होप आपको B2B और B2C पता है। हाँ, आई होप आपको B2B B2C पता है, फटाफट बता दो। हाँ, तो भैया हम लोग के थोड़ी बहुत B2B सप्लाई है, थोड़ी बहुत B2C सप्लाई है। एक्सपोर्ट तो नहीं हमारे यहाँ, नाइस। और हम लोग कोई नील रेटेड सप्लाई तो किए नहीं है, डेबिट नोट क्रेडिट नोट हमने भरा नहीं है। तो बेसिकली अभी हमारे काम का सिर्फ पहला वाला है। हाँ, अब सर इसमें 4A 4B 6B 6C ये सब क्या है, तो ये सब पूछो भी मत, ठीक है ना, ये सब सोचो भी मत। आप सीधा आपने उसको क्लिक किया, आ गया पेज नॉट फाउंड, नाइस नाइस, क्या खुशी का बात है। आपने वापस दही पे भी अटैच जाओ, इसको तो पहले काटो। हाँ, ऐसा बोल सकते हो। हाँ, लॉग इन कर लेंगे और क्या है, 2-4 डिटेल डिलीट मार देते हैं। यू हैव सक्सेसफुली लॉग आउट, ऐसा ऐसा भी हो सकता है। 229314। हम लोग कहां गए, सर्विस में, रिटर्न में, रिटर्न डैशबोर्ड में। अरे मैंने फालतू के क्यों बताया, तुमसे पूछ लेता। रिटर्न डैशबोर्ड में, रिटर्न डैशबोर्ड में जाके हमने रिटर्न भरने की सोची अक्टूबर महीने की। सर्च किए तो हम लोग जीएसटीआर 1 में आ जाए। जीएसटीआर 1 में हमने सेलेक्ट किया। अच्छा, एक बात पहले बता दूं, आपने ये सुना होगा कि जीएसटी में नील रिटर्न भर सकते हैं। यदि आपका कोई आउटवर्ड सप्लाई नहीं है, इनवर्ड सप्लाई नहीं है, आपका कुछ इस महीने हुआ ही नहीं, धंधा पानी नहीं हुआ, आपने बस कंपनी फॉर्म कर दी थी, रजिस्ट्रेशन ले लिया, अभी कोई धंधा नहीं हो रहा है, तो नील रिटर्न भर सकते, सुना है। अच्छा, नील रिटर्न भरना मैंडेटरी है। तो यदि आपका कोई धंधा नहीं है तब भी आप रिटर्न भरिए। ऑल पर्सन्स हु आर रजिस्टर्ड आर सपोज्ड टू फाइल द जीएसटी रिटर्न, इवन देयर इज नो ट्रांजैक्शंस, दे नीड टू फाइल नील रिटर्न। और ये नील रिटर्न भरना देखो कितना आसान है, यहां पे क्लिक किया और सबमिट, बस नील रिटर्न क्लिक किया और सबमिट। ये नील रिटर्न भर रहे हो तो खुद ही आपको एजुकेट कर रहा है कि देख ले भाई, कोई आउटवर्ड सप्लाई नहीं है ना, आपने बोला नहीं है। कोई पुराने वाले बिल में अमेंडमेंट तो नहीं करना ना, हाँ नहीं है।
कोई क्रेडिट नोट डेबिट नोट भी तो नहीं है ना, नहीं है सर। कोई डिटेल्स ऑफ एडवांस भी है, नहीं है। तो फिर आपको भरने देगा कि यहाँ निल रिटर्न भर दे। चलो, तो निल रिटर्न कैसे भरा जाता है वो तो मैंने आपको दिखाई दिया यहाँ पे। अब वापस यहाँ आते हैं, हमने सेलेक्ट किया ऑनलाइन वाला। अब ऑनलाइन वाले में अपने को रिकॉर्ड भरना है, ऐड रिकॉर्ड। ऐड रिकॉर्ड आपने देखा मैंने कौन सा बटन दबाया? अरे कौन कौन से बटन दबाए, क्लियर है क्या? पहला क्या दबाया बताओ सर? जीएसटी पोर्टल पे गए, लॉग इन किए, लॉग इन करने के बाद जीएसटी सर्विस में गए, सर्विस में जाकर रिटर्न पे गए, रिटर्न डैशबोर्ड पे गए, रिटर्न डैशबोर्ड में GSTR 1 क्लिक किया और उसके बाद हमने क्लिक किया ऑनलाइन। ऑनलाइन आपके सरप्राइजिंगली ये जब आप लोग के एग्जाम्स होता है ना, 6 सेमेस्टर में शायद है ई पोर्टल आप लोग के, उसमें यही पूछता है रिटर्न भरने के लिए क्या करें, और उसका आंसर होता है लॉग इन फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप डैशबोर्ड नहीं सर्विस, थर्ड स्टेप वो कार्टून पंक्ति लिख के आनी पड़ती है वहां पे, और एग्जाम में पूछता है। और सिर्फ ये नहीं पूछते हुए, अब CMA इंस्टीट्यूट अभी नया नया लाया पोर्टल बेस्ड ट्यूशन। वो पोर्टल बेस्ड ट्यूशन में वो लोग भी यही पूछने वाले हैं कि निल रिटर्न भरने के लिए कहां जाके क्लिक करें। यानी अब पोर्टल थोड़ा बहुत सीखना पड़ेगा एकेडमिकली ऑल्सो। खैर अपने उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, हमने भैया ये ऐड रिकॉर्ड बटन दबाया, साथ में हो ऐड रिकॉर्ड बटन दबाया, भाई दबा चुका हूं ओके। तो पूछा थी क्या डिटेल भरनी है, हमने बोला यहां पे भरते बस। अब यहां पे आपको अपने सप्लायर का GSTN भरना है, अपने क्लाइंट का। मैं अपने क्लाइंट की डिटेल लेके आया हूं, GST पोर्टल, ये मेरे क्लाइंट का डेटा है, मैंने उठाया इसी भाई साहब का, बस ज्यादा डिटेल चाहिए भी नहीं, मैंने 4 डिटेल लाई है। इनका ये 4 इनवॉइसेस है, इनवॉइस की डेट है, इनवॉइस के नंबर है, और कस्टमर का GSTN है, कस्टमर का अपना नाम है, और उसके बाद सर्विस अकाउंटिंग नंबर है। क्योंकि ये सर्विस में डील करते हैं तो इनका SAC कोड होता है, यदि आप गुड्स में डील करते तो यहाँ पे HSN नंबर होता। तो टोटल इनवॉइस वैल्यू है, टैक्सेबल वैल्यू है, एंड सो ऑन सो ऑन। चलो ऑनलाइन वाले बच्चों आप परेशान मत हो, मैंने अब सबको म्यूट कर दिया, वो चाह के भी अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़े, फिर हम लोग आगे कहां पे, अब ये सारी इनवॉइस एक एक करके डिटेल हमें लेनी है, वहां पे भरनी है। तो वहां पे बताओ पूछ क्या रहा था, पोर्टल पे गए तो पूछ क्या रहा था, GSTN नंबर। तो उठाते हैं GSTN नंबर, GSTN नंबर आ जाए अपने पास, ये जो कॉपी एंड पेस्ट। आप बिलीव करिए कॉपी पेस्ट में, टाइप करने में तो कभी बिलीव मत करिए। जैसे आपने भरा तो रिसिपिएंट का नाम अपने आप आ गया, ठीक है। अब आपको इनवॉइस नंबर भरना है, इनवॉइस नंबर आपने यहां से उठाया, इनवॉइस नंबर C, और यहां पे आपने B मार दिया, ठीक है। इनवॉइस डेट, इनवॉइस डेट भी आप अपने एक्सेल सीट से उठाएंगे, नजर आ रही है तुम्हें इनवॉइस डेट, हमने उठाया और डाल दिया पोर्टल पे। और टोटल इनवॉइस वैल्यू, मुझे बताओ तो सजेस्ट करो मैं क्या करूं यहां पे, टोटल इनवॉइस वैल्यू ये वाला डेटा उठाऊं, चलो जैसा तुमने बोला उठा लिया, कॉपी पेस्ट किया। अब यहां जा रहा हूं दिया, अब कंट्रोल V मार चुका हूं, नहीं हो रहा है, कंट्रोल V 2-3 बार मार दिया, नहीं हो रहा है, क्या करे। सोना इस मैडम का नाम नहीं पता, नाम बताओ मैडम, शीतल मैडम, पड़ोसन का नाम बताओ, क्या करूं से क्या, तुम और शीतल मिलके जवाब दे दे, क्या करूं इसका। हाँ मैं वापस दिखा देता हूं, देवी आप बोलो ना क्या करना है। मैं यहां पे गया, ठीक है, ये जो वैल्यू मैंने इसको कंट्रोल C मारा, और मैं यहां पे जाके कंट्रोल V मार रहा हूं, ये हो नहीं रहा है, क्या करूं।
सर आप झूठ बोल रहे हैं, आप कंट्रोल भी मार ही नहीं रहे। ध्यान रखना, ऑफिसेज में दूसरी बार जाओगे, तीसरी बार जाओगे, आपकी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। आपको एक बार ही जाके पूछना अलाउड है, आप ध्यान नहीं दे रहे हो। हाँ, क्या क्या मिस्टेक हो रही है? टाइप करना होगा, ये यही सिखाया आपने? क्या मिस्टेक हो रही है? ये दाढ़ी वाले लड़के, क्या मिस्टेक हो रही है? टाइपिंग करना होगा। क्या मिस्टेक हो रही है? पीछे से चश्मा, चश्मा जी, ओ चश्मा ले भाई साहब, हाँ क्या करना? ये कौन सा सोल्यूशन हुआ? कंट्रोल सी कंट्रोल भी काम नहीं कर रहा, तो फिर मन में क्यूरियोसिटी नहीं आ रही थी, यहाँ पे काम हो जाए, यहाँ पे काम हो जाए, यहाँ पे काम क्यों नहीं हो रहा है? पाठक जो बोलेगा मैं मान जाऊंगा। पाठक क्या करूं यार, यहां से डेटा उठा रहा हूं, वहां ले आ रहा हूं, मान नहीं रहा। एंड आंसर इट, आपका जो डेटा है ना, ये एग्जैक्टली उसी फॉर्मेट में रहना चाहिए जिस फॉर्मेट में आपका यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। जब आप यहाँ पे ऐसे मार रहे हो, इसका मतलब आपका फॉर्मेट सेट नहीं रहा है। तो फॉर्मेट में क्या क्या मिस्टेक्स हो सकती है, ये आपको यहाँ पे भी थोड़ा जजमेंट लेना चाहिए। यहाँ पे क्या था, डेटा जो था वो कॉमा कॉमा देके लिखा हुआ है, और वो कॉमा ले नहीं रहा है। अब यदि मैं यहां से बिना कॉमा के डेटा उठाऊंगा ना, कंट्रोल सी, और फिर यहां पे पेस्ट करने की सोचूंगा ना, तो शायद वो ले लेगा। नहीं, वो अभी भी कॉमा से नाराज है। आधा तो पॉइंट रह जाए, वट एवर। जब तक आप पूरा एज इट इज बिना कॉमा वाला नहीं ले लेंगे ना, तब तक नहीं होगा। फाइनली ये इस फॉर्मेट को ले ही नहीं रहा है, तो आपको अब अपने आप से टाइप ही करना पड़ेगा। नहीं लिया नहीं ना, अब नहीं, वो लिया ही नहीं, उस फॉर्मेट को उसने एक्सेप्ट ही नहीं किया, क्योंकि वहां पे कॉमा वाला इंसर्शन था। एक्सेल सीट के सिस्टम में जाके कॉमा हटाना पड़ेगा। अब ये प्लेस ऑफ सप्लाई देखो, इसने अपने आप भर दिया। आपका 19 देखते ही इसको समझ में आ गया कि मध्य प्रदेश के बंदे ने बंगाल के बंदे में माल बेचा है, एमपी के बंदे ने बंगाल में माल बेचा है, तो टाइम ऑफ सप्लाई हो गया, प्लेस ऑफ सप्लाई हो गया वेस्ट बंगाल, और इसने खुद नहीं बता दिया ये इंटरस्टेट सप्लाई है। ठीक है, अब आपको इसमें बताना है ये कितना परसेंट। वापस एक्सेल सीट में चलते हैं। एक्सेल सीट में बताया 18%। अच्छा, भरना क्या ही बताओ, टैक्सेबल वैल्यू 18% में क्लिक किए हुए। अब बताओ कौन सी वैल्यू उठा लूं? टोटल इनवॉइस वैल्यू ये उठा लूं? तो इनवॉइस वैल्यू अलग है, टैक्सेबल वैल्यू अलग है। प्रश्न आ रहा है कि टैक्सेबल वैल्यू और इनवॉइस वैल्यू में क्या अंतर है? हमने यहां पे वैल्यू टाइप कर दी और यहां पे जीएसटी अपने आप आ गया। खैर, प्रश्न आ रहा है कि इनवॉइस वैल्यू और टैक्सेबल वैल्यू में क्या अंतर है? तो आपने जीएसटी में चैप्टर शायद किया होगा वैल्यूएशन। वैल्यूएशन चैप्टर बोलता है कि आप इनवॉइस में जितनी चीजें डालते हो ना, सब असेसेबल वैल्यू नहीं होती। असेसेबल वैल्यू में सेक्शन 15 सब सेक्शन 1 में जो जो दिया हुआ है, बस वही इनवॉइस वैल्यू, वही टैक्सेबल वैल्यू है। जैसे इनवॉइस में आपने एक अमाउंट दे दिया, प्राइस 5 लाख रुपया, और वेइंग चार्जेस 10,000 रुपया, और कंसाइनमेंट चार्जेस 12,000 रुपया, तो ये तीनों ही इनवॉइस वैल्यू में भी आएगा और टैक्सेबल वैल्यू में भी आएगा। लेकिन यदि आपने सपोज वहां पे लिख दिया है कोई ऐसा एक्सपेंडिचर जो कि नॉट इंसिडेंटल टू सप्लाई है, विच इज नॉट इंसिडेंटल टू सप्लाई, तो वो खर्चा आप इनवॉइस वैल्यू में लिख सकते हो, लेकिन टैक्सेबल वैल्यू में वो कंसिडर नहीं होगा। अब यहाँ पे ऑफिस में काम करते समय कई बार लॉ की नीड होती है। अब यहाँ पे एक सीए और एक बीकॉम में अंतर हो जाता है। अब बीकॉम वाले बंदे तो ये सारा फिल करना आता है, वो बैठा बैठा ये कुड़ता रहता है, ये सीए सारा काम तो मेरे से कराता है। हाँ, लिटरली कुड़ता है, और खुद लेता है क्लाइंट से 3 लाख और मेरे को पकड़ाता है 20,000 रुपया। तो यार एक अच्छे और एक बहुत अच्छे में सिर्फ इतना सा डिफरेंस होता है, बहुत थिन लाइन का।
और वो लाइन पार करनी पड़ती है। सीए को डिफरेंस पता है टोटल वैल्यू और टैक्सेबल वैल्यू में, आपको खाली फिल इन पता है। सीए को आगे के इस पोर्टल में जो जो बातें हैं ना, या इसमें जो जो बातें नहीं भी है वो भी उसको पता है, उसको सारा थ्योरेटिकल नॉलेज पता है। कहीं पे भी अटकोगे तो वो डिबेट कर सकता है, लेकिन एक रिटन फाइलर को क्या क्या भरना है बस वो पता है। और जब वो अटक जाता है ना तो फिर सीए काम करता है। और सीए को बोलोगे रिटर्न भरना है तो उसकी स्पीड तुम देख ही रहे हो कितनी खराब स्पीड है, वो धीरे धीरे अपना फिल कर रहा है क्योंकि उसकी हैबिट नहीं है, हाथ सेट नहीं है उसका वहां पे। और वही यदि मेरे असिस्टेंट को बोलोगे इसमें भरने का, वो मेरे से तेज भरेगा, खटाखट भरेगा, धम 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 भरेगा क्योंकि उसकी वहां पे स्पीड है। ठीक है, तो आपको क्लियर हुआ इनवॉइस वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू। हमने सेव दबाया तो अभी अगला बटन मान लेगा, अगली डिटेल मान लेगा। अभी खुद ही बता देगा कि भैया यहाँ पे क्या क्या मिस्टेक है, आपने इनवॉइस डेट नहीं लिखा। अच्छा, नया इनवॉइस डिटेल बताना, वो सबमिट हो चुका है। अब अगली डिटेल लेनी है, ऐसे भरते जाइए आप, उठाते जाइए और डिटेल डालते जाइए। बात क्लियर? ये रिटर्न भरना आ गया। ऑनलाइन जब अपनी सारी डिटेल आप भर देंगे, सबमिट बटन जाएगा। रिटर्न भरने के बाद अगला स्टेप्स आता है, रिटर्न भरने के बाद उसका नाम है पेमेंट। रिटर्न तो भर दिए, अब पेमेंट कैसे करोगे? तो सर्विस में जाके पेमेंट आपको नजर आएगा। पेमेंट में आपको चालान क्रिएट करना है और चालान क्रिएट करके चालान की डिटेल डाल के फिर आपको पेमेंट करना ऑनलाइन से, ऑनलाइन मेथड से पेमेंट करना है। मुझे लगता है बिगनर को रजिस्ट्रेशन, लेजर, रिटर्न और पेमेंट और यूजर सर्विस यहां तक बस सीख के रखना चाहिए। रिफंड बहुत कम काम में आएगा आप लोग के डे टू डे वर्क में। ई वे बिल डेली काम आएगा और ई इनवॉइस डेली काम आएगा। ठीक है, एक दो चीजें और दिखाता हूं, वो शायद आपको ज्यादा काम करेगी। हेल्प एंड टैक्स पेयर फैसिलिटीज, इसमें तो ज्यादातर जो पोर्टल पे ऑपरेट करते हैं वो ज्यादातर इसमें जाते ही नहीं है। किसमें? हेल्प एंड टैक्स पेयर फैसिलिटी। ये शायद सबसे वाइटल सेशन है इस पूरे सेशन का। उसमें कॉन्सेप्ट है जीएसटी नॉलेज पोर्टल। जीएसटी नॉलेज पोर्टल मैंने क्लिक किया। अब जीएसटी नॉलेज पोर्टल में जाके आपको जो सीखना है ना, जो भी सीखना है, आप यहां पे बैठ के सीख सकते हो। ये सेल्फ एजुकेशन मैनुअल है। बोलो क्या सीखना है? सर रिटर्न भरना ही बताइए। तो मैंने क्लिक किया, तो भैया कौन सा रिटर्न भरने का है, क्वार्टरली, मंथली, कौन सा? तो आप बोलेंगे सर ये क्वार्टरली क्या होता है, मतलब नहीं पता मुझे, इतना नहीं पता। तो आप FAQ दबाइए। FAQ दबाते वो आपको पूरा ज्ञान देगा, क्वार्टरली रिटर्न क्या होता है, व्हाट आर द प्री कंडीशंस, पूरी ध्यान देगा। IFF क्या होता है। तो यदि पोर्टल में आपको कुछ भी समझना है ना, हाँ, पोर्टल में आपको कुछ भी समझना है ना, तो ये सबसे सही जगह है। और ये तो क्या था FAQ, ये थ्योरी ध्यान देगा, क्लासरूम वाला ध्यान देगा। अब आपको यदि बोलना है नहीं FAQ नहीं चाहिए, करना कैसे ये बताइए, जो आपकी क्लास है, तो आप मैनुअल में जाइए। मैनुअल में वो खुद आपको ध्यान देगा। रिटर्न भरना है, हाँ रिटर्न में जाओ, ऑप्ट फॉर क्वार्टरली रिटर्न जाओ, और क्वार्टरली रिटर्न जाने के बाद अपना ईयर लिखो। ईयर के बाद कंटिन्यू टू रिटर्न डैशबोर्ड में जाओ, एडवाइजरी में जाओ। वो खुद आपको खुद ही बता रहा है कि क्या क्या करना है। सेल्फ स्पीकिंग, ये इस पोर्टल की सबसे अच्छी जगह है। हेल्प एंड टैक्स पेयर फैसिलिटी सबसे बेसी काम की जगह। फिर फाइल रिटर्न में चलते हैं। प्रिपेयरिंग एंड फाइलिंग GSTR1, जो आज हमने सीखा। प्रिपेयरिंग एंड फाइलिंग GSTR1, तो आपसे वो पूछेगा कि क्या सीखना चाहते हो। वीडियो भी अवेलेबल है, ध्यान दो, वीडियो भी अवेलेबल है। फाइलिंग निल रिटर्न सीखना है या इंपोर्ट इन ई वे बिल सीखना है, क्या सीखना है? हमने बोला ओवरव्यू ऑफ फाइलिंग बताइए मोटा मोटी। अब ये ओवरव्यू ऑफ फाइलिंग आपको बताना शुरू कर रहा है। रिटर्न क्या होता है, क्या नहीं होता है, एक एक चीज पोर्टल खुद ही बता रहा है। तो जो मेरा पहला सेंटेंस था ना, वो सबसे वाइटल था, कुछ दिन तो बताओ
पोर्टल पे। पोर्टल सब आपको एजुकेट करेगा। एक लॉगिन लेना है और फिर बैठ के आपको उसमें देखना है। जैसे जैसे काम करोगे वो खुद आपको बताएगा। फिर भूल से कहीं अटक गए तो गूगल बाबा है, और उसके बाद भी कोई अटक गए तो कोई आपका टीचर या आपका कोई फ्रेंड होगा या आपका कोई सीनियर होगा जो आपको गाइड करेगा। लेकिन सीधा टीचर के पास दौड़ना, सीनियर के पास दौड़ना, ये गलत हो जाएगा। सबसे पहले आप इसके हेल्प में जाओ। ये सबसे बड़ा पोर्टल है, सबसे सही जगह है। आज की क्लास में क्या क्या सीखा, एक बार इसकी समरी ले तो देखे आज हमने क्या क्या सीखा। ऐसे लग तो नहीं रहा थी हमने कुछ खास सीखा है, लेकिन यू विल बी सरप्राइज, आज हमने काफी कुछ सीखा। मैं आपको बताता हूं आज हमने क्या क्या सीखा। आज हमने सबसे पहले नो पेन, पेन है तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर मालूम पड़ जाएगा। यस। नो जीएसटी आयन, जीएसटी आयन है तो क्लाइंट की जन्म कुंडली निकाल दोगे, हाँ या ना बोलो, निकाल देंगे। जीएसटी आयन का क्लासिफिकेशन आपने सीखा कि 12 2 डिजिट क्या होता है, 10 डिजिट क्या होता है, नेक्स्ट डिजिट क्या इंडिकेट कर रहा है, उसके बाद हमेशा जेड ही आना है और उसके बाद एक चेक डिजिट आनी है। ये आपने किताबों में पढ़ा था, आज आपने रियल में भी देखा। इसके बाद आज आपने सीखा डैशबोर्ड, चलो डैशबोर्ड नहीं, ई कैश लेजर। ई कैश लेजर में डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, पोर्टल खुद ही बता देता है। फिर भी एग्जाम्स में बच्चों से बेवजह पूछते रहते हैं ई कैश लेजर में व्हाट टू डेबिट व्हाट टू क्रेडिट। तो डेबिट मतलब विड्रॉवल एंड क्रेडिट मतलब डिपॉजिट। और डेबिट विड्रॉवल में भी, विड्रॉवल वर्ड कमजोर है, डेबिट मतलब पेमेंट ऑफ लायबिलिटी, पेमेंट ऑफ लायबिलिटी। आप जब पे करोगे तो ये, और क्रेडिट मतलब आपने कैश जमा किया। आज फिर आपने जीएसटीआर 2B सीखा, पूरा नहीं सीखा आपने क्योंकि उसमें तो बंदर उछलने लगे तो मैं बंदर वाले ध्यान में चला गया। एक बार जीएसटीआर 2B में जाता हूं, पूरा नहीं सीखा तुमने जीएसटीआर 2B। सर्विस कैसे जाऊं जीएसटीआर 2B में, एक बार बताना तो एक जन 2B में कैसे जाऊं, मैडम जी नाम बताओ। रितिका मैडम 2B में कैसे पहुंचू थोड़ा बताना। रिटर्न में चला जाऊं, रिटर्न में पहुंच गया। अब रिटर्न डैशबोर्ड में, रिटर्न डैशबोर्ड में आ गया मैडम। अब क्या करूं सर, कोई मंथ सेलेक्ट कर लीजिए आप, जुलाई और अगस्त और सच, और मैं 2B में पहुंच गया। हाँ 2B में आप ध्यान दो तो 2B में आपको ये बताएगा समरी ऑफ पीडीएफ। 2B में आपको बताएगा आईटीसी अवेलेबल, B2B डेबिट नोट, B2B इनवॉइसेस अमेंडेड, B2B डेबिट नोट अमेंडमेंट। फिर इनवर्ट सप्लाई इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर वाला बताएगा। फिर नंबर 3 में आपको बताएगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म से आपके पास इतना आईटीसी आया। फिर ये भी बताएगा इंपोर्ट ऑफ गुड्स से कितना आईटीसी आया। फिर आपको वो ये भी बताएगा कि रिवर्सल कितना हुआ, आईटीसी मिला अलग, आईटीसी रिवर्ट कितना हुआ। तो ये सिर्फ आपको ये नहीं बताता कि B2B में आपका कितना आईटीसी आया, वो आपको ये भी बताता है, ये डेबिट नोट, आई होप यू नो, डेबिट नोट मतलब सप्लीमेंट्री इनवॉइस। सप्लीमेंट्री इनवॉइस मतलब एक इनवॉइस दिया था, उस इनवॉइस में वैल्यू कम रह गया तो फिर एक इनवॉइस और उसके लिए दिया, तो दिस इज नोन एज सप्लीमेंट्री इनवॉइस। इनवर्ट सप्लाई अंडर इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, ये आप एक बार पेंडिंग रखो। आईएसडी वही इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर इनवॉइस है। फिर इनवर्ट सप्लाई लायबिलिटी फॉर रिवर्स चार्ज, ये जो आप रिवर्स चार्ज में जीएसटी दिए वो है। और फिर इंपोर्ट ऑफ गुड्स की भी आईटीसी यहाँ पे नजर आ रही है। अभी भी कुछ कमी है इसमें, मैं आपको कुछ और दिखाता हूँ। इसमें कुछ कमी है भाई, कुछ है जो इसमें दिखा नहीं रहा है। नहीं रुक जा, मैं ही दिखाऊंगा। सर्च और जीएसटीआर 2B, ये तो नजर आया कि जीएसटीआर 2B हमेशा 11 तारीख को ही नजर आएगा, सॉरी 13 तारीख को नजर आएगा।
नहीं, अदरवाइज जीएसटीआर 2B में आपको टीडीएस टीसीएस सब नजर आएगा, टीडीएस टीसीएस सब नजर आएगा। ये देखो, ये जीएसटीआर 2A मैंने क्लिक किया तो जीएसटीआर 2A में आपको आपके B2B इनवर्स देखो, इसमें 4 पार्ट है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। पार्ट ए में आपके सारे आईटीसी की डिटेल, पार्ट बी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर की डिटेल जो मैंने अभी आपको बताया नहीं होता क्या है, पार्ट सी में आपकी जीएसटी की टीडीएस की डिटेल और जीएसटी की टीसीएस की डिटेल नजर आ रहा है। ये जीएसटी का टीडीएस का डिटेल, ये जीएसटी का टीसीएस का डिटेल भी यहाँ पे नजर आती है। और पार्ट डी में आपने भी कुछ इंपोर्ट किया है तो इंपोर्ट करने पे भी समय हमें जीएसटी देना पड़ता है, तो ये इंपोर्ट पे जो हमने जीएसटी दिया है उसकी भी डिटेल नजर आ रही है। तो जीएसटीआर 2A सिर्फ आपकी परचेज पे जीएसटी नहीं बताता, वो टीडीएस बताता है, टीसीएस बताता है, इंपोर्ट की डिटेल आपको बताता है। इस भाई साहब पर कोई इंपोर्ट है नहीं, अदरवाइज क्लिक करोगे इसकी सारी इंपोर्ट की जन्म कुंडली आ जाएगी। मतलब कस्टम डिपार्टमेंट और जीएसटी डिपार्टमेंट सिंक्रोनाइज है। आप कस्टम में जो डिटेल भर रहे हो वो आपको जीएसटी डिपार्टमेंट आपको बता देगा, है ना। ये आपको बहुत अच्छे क्लाइंट में जाने पे मिलेगा, हर एक में नजर भी नहीं आएगा। तो आपने जीएसटीआर 2B देखा, आपने देखा कि इसकी डिटेल्ड रिपोर्ट एक होती है, इधर टीडीएस टीसीएस, अंबानी अडानी तो जाने की दरकार नहीं है, बहुत सारे क्लाइंट है। कोई भी ठीक ठाक कंपनी में जाओगे एक्सपोर्ट इंपोर्ट नजर आ जाएगा, टीडीएस टीसीएस की डिटेल आपको नजर आएगी। आई इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर मैंने बताया नहीं आपको, और नॉर्मली B2B B2C की डिटेल तो रहेगी। फिर आपने जीएसटीआर 1 भरना आज देखा। जीएसटीआर 1 में हमने क्या देखा आज हमने देखा कि ऑनलाइन कैसे भरा जाएगा। ऑनलाइन भरने के लिए कुछ बातें रह गई। वाह बहुत अच्छे, नहीं मतलब सही सीख रहे हो, सही पकड़ रहे हो। रिटर्न भरने की बात कर रहे थे अपने, तो एक भाई साहब यहाँ पे आते अपने रह गए थे जीएसटीआर 1। हमने ये डिटेल तो भर दी थी, देखो ये वाली, ठीक है। अब ये डिटेल तो B2B इनवॉइस की डिटेल थी, राइट। अब B2C डिटेल, इसमें आपको एक एक वाइज नहीं भरना पड़ेगा, इनवॉइस वाइज नहीं भरना पड़ेगा। इसको क्लिक करेंगे, ऐड रिकॉर्ड। ऐड रिकॉर्ड में आपसे मान दी जाए नहीं इनवॉइस नंबर, क्योंकि B2C है, वो आपसे मान दी जाए नहीं क्या GSTN, वो आपसे बस इतना मान देगा कि टोटल टैक्सेबल वैल्यू बता दो। तो सपोज आपने टोटल टैक्सेबल वैल्यू बैठा दी 6 लाख, तो फिर वो आपसे पूछेगा कि भैया इसकी रेट बता दो। सपोज आपने रेट बता दी 18%, बस अब ये सबमिट कर दो आप। हाँ, प्लेस ऑफ सप्लाई पूछ लेना, तो प्लेस ऑफ सप्लाई आप बता देना कौन से स्टेट में माल बेचा है। सपोज आपने कैलकाटा में माल बेचा है तो कैलकाटा आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। 19 नजर आ रहा है, बस अब आप सबमिट कर दो। ये आपकी जितनी सप्लाई हुई ना उसकी टोटल है, एक एक की नहीं, सबकी मिला के टोटल है। तो B2C की कॉन्सोलिडेटेड डिटेल डालते हैं और B2B की इनवॉइस वाइज डिटेल डालते हैं। ये आपने यहाँ पे देखा, बैक करता हूं, एक और बैक मारा। अब ये देखो B2C लार्ज क्या है। B2C लार्ज ये है कि यदि आपका 2.5 लाख से ऊपर का कोई B2C सप्लाई है ना, 2.5 लाख से ऊपर की, तो वो आपको इनवॉइस वाइज डालना पड़ता है। तो लार्ज मतलब यहाँ पे 2.5 लाख से ऊपर की सप्लाई है। इसको क्लिक किया, ऐड रिकॉर्ड, ये वापस से GSTN वाइज मान देगा, मतलब एक एक पार्टी वाइज मान देगा। ये देखो फिर से इनवॉइस नंबर मान रहा है, क्योंकि वहां पे एक एक सप्लाई की डिटेल डालनी है। एक एक इनवॉइस का बताओ कौन कौन सा अमाउंट 2.5 लाख से ऊपर की है, और 2.5 लाख से ऊपर की सिर्फ इंटर स्टेट सप्लाई जा सकती है, इंट्रा नहीं जा सकती। इसलिए इंटर जो है ये ऑटोमेटिक फिक्स है। चलो वापस से देखें आज हमने क्या सीखा। तो GSTR 1 ऑनलाइन हमने भरा, इसमें हमने B2B डाला, B2C डाला, B2C लार्ज डाला। इससे बेसिक हमारे डे टू डे लाइफ में आता नहीं है, एक्सपोर्ट वाले अलग है। फिर GSTR 1 के बाद आज हमने वो GST पोर्टल में नॉलेज पोर्टल देखा कि किसी को भी GST पोर्टल सीखना है तो पोर्टल में ये चैनल है, यहाँ पे जाके कुछ भी सीख लो। कहाँ पे हेल्प एंड टैक्स पेयर फैसिलिटीज, इसमें जाओ,
और यहाँ पे जाते जीएसटी नॉलेज पोर्टल क्लिक करो, पूरी डिटेल आ जाएगी, पूरी डिटेल। क्या सीखना है आपको? ऑफलाइन टूल सीखना है, आईटीसी समझना है, रजिस्ट्रेशन। आईटीसी का जितना आपने पढ़ा वो सब इसमें है, जितने आपके सिलेबस में कंटेंट है या जो नहीं है वो सब इसमें है। सीए फाइनल तक की किताबों में जितने कंटेंट है सब इसमें है, पूरा कंटेंट यहाँ पे डाला हुआ है नॉलेज। और वो भी दोनों चीजें, थ्योरी भी और प्रैक्टिकल भी। और प्रैक्टिकल मतलब एकदम पिक्चर्स दे देते आपको बताएगा कि मैनुअल कैसा है, ये पिक्चर दे देते बताएगा, ये क्लिक कर अपने आप ही तेरा काम हो जाएगा, राइट। तो हमें किसी की कोई खास दरकार नहीं है, पोर्टल खुद ही बता दे रहा है। फाइन, तो हमने वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज सीखी, नॉलेज पोर्टल। फिर आज हमने वो जीएसटी नॉलेज का वो देखा कि सीबीआईसी का वेबसाइट है, वहां पे सारे सर्कुलर और सारे एक्ट और सारे सर्कुलर और नोटिफिकेशंस सब वहां पे मुझे रेडीमेड मिल रहे हैं। मुझे तो किताब की दरकार ही नहीं है। मैं यदि जाऊंगा यहाँ पे और जीएसटी लॉ क्लिक करूंगा और सीबीआईसी क्लिक करूंगा तो मैं तो दूसरी वेबसाइट में ले जाएंगे और वहां पे मैं तो सारे एक्ट रूल्स दिखा देंगे। नहीं, ये आप कोई भी कर सकता है, ये विदाउट आईडी। एक बार लॉग आउट करके देखते हैं। हाँ, आई होप लॉग आउट हो गया। सर्विस में जाए, हेल्प एंड टैक्स पे फैसिलिटी पहुंचता। तो ये तो आज आप घर जाते कर ही सकते हो, इसलिए आपको कोई लॉगिन आईडी नहीं चाहिए। और होम में जाए वापस, जीएसटी लॉ अवेलेबल आपके पास, जीएसटी लॉ में आप जाते इसको भी देख सकते हो। तो आज मैंने आपको ये तो कम से कम बता ही दिया कि जीएसटी पोर्टल पे कोई बंदा यदि 3, 4, 5, 6 घंटे समय बिताएगा पेशेंसफुली तो उसको 90% तो अपने आप ही आ जाएगा। फिर हल्की फुल्की 1-2 बातें पूछनी रहेगी, काम हो जाएगा। ठीक है, नाउ द डाउट सेशन अराइज। किसी को कोई डाउट्स आउट है तो पूछना शुरू करो। एनीवन, एनी डाउट? Anyone, any doubt? No one, no doubt? चलो फाइन, तब तो अच्छी बात रही। अब ऐसे सेशंस ऑनलाइन वालों, थोड़े तुम्हारे रेंज से बाहर जा रहा हूं। ऐसे सेशंस में यदि आप एक्सपेक्ट करते हो कि विदाउट लैपटॉप हम लोग खुद सीख ले तो बहुत डिफिकल्ट है। इस बच्ची ने बोला कि मैं तो जीएसटी आता है। मैंने बोला कहाँ से सीखा? तो बोला आपके यहाँ तो जीएसटी पोर्टल की क्लास हुई थी, उसके बाद घर में जाके मैंने चेक किया तो मोटा मोटी थोड़ा आ गया। तो सी इज हैविंग कॉन्फिडेंस, मुझे थोड़ा आता है। और ये कॉन्फिडेंस ऐसे ही क्लास करने से नहीं आता, इस क्लास तो करने के बाद घर जाके पोर्टल में हाथ पाँव चलाने से आता है। ये तो ईजी है यार, हम खुद ही हैंडल कर लेगा। फिर ऐसे तो एडवांस सेमिनार होते रहेंगे, वहां जा जाके बैठते रहो, वो धीरे धीरे और बताते रहेंगे। सबसे ज्यादा जरूरी तो यह है कि आप किसी फ्रेंड का रिटर्न भरते समय, जो सपोज अपना रिटर्न खुद भरता है, तो उसके साथ बैठ जाओ, या उससे डेटा लेके उसको बोल तुम साइड हट, हम भर रहे हैं तेरा। तब जाके आपको सबसे अच्छे से समझ में आएगा, सबसे अच्छे से। आपका कोई ना कोई फ्रेंड ऐसा जरूर होगा जो अपना रिटर्न खुद भरता है, अपनी फैमिली का रिटर्न खुद भरता है, तो उस समय उससे डेटा लेके खुद रिटर्न भरिए। थोड़े दिन में मैं इसको प्रोजेक्टर को ऑफ करता हूं। थोड़े दिन में मैं एक सेशन लेके आऊंगा, उस सेशन को हम लोग बोलेंगे हाउ टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। इनकम टैक्स रिटर्न क्योंकि वो घर घर में है भाई। पोर्टल में जीएसटी पोर्टल, कुछ लोगों ने जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिया है, कुछ ने नहीं लिया है, लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न तो सबको भरना रहता है। इनकम टैक्स रिटर्न इससे क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड है, ये थोड़ा आसान है, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। क्यों? क्योंकि उसमें 25-30 पेज का तो फॉर्म ही है। हाउस प्रॉपर्टी का अलग फॉर्म है, और पीजीबीपी का अलग पेज है, और कैपिटल गेन का अलग पेज है, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट है। उसमें मैं आप लोग को डेटा दे के करा पाऊंगा। उस क्लास में आप लोग को फैसिलिटी दूंगा कि आप अपना लैपटॉप ले आओ भले ही, और उसमें डमी डेटा भरना है, सबमिट तो करना नहीं है। तो ये सबमिट कर भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बाद में रिवाइज रिटर्न भर देंगे। तो वो इनकम टैक्स पोर्टल वाली क्लास थोड़ी सी इससे ज्यादा फ्रेंडली होगी। क्यों?
क्योंकि उसमें आप अपने हाथ से डेटा सबमिट करने हो। इसमें तो क्या पूरा ऑनलाइन है, आपको डेटा दे दिया, आप उठा के सबमिट कर दिए, तो भाई साहब तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसमें तो आप ही का पेन लेके, आप ही तो लॉग इन करा के, आप ही का रिटर्न बनाना है, लास्ट में सबमिट होना नहीं है, लेकिन फिर भी पूरा पोर्टल हमारे हाथ में आएगा। तो इनकम टैक्स का सबसे टफ आईटीआर माना जाता है पीजीबीपी वालों का, वो रिटर्न मैं आपको भरना सिखाऊंगा। सैलरी वाला रिटर्न भरना तो बहुत आसान है। सीनियर सिटीजन का हाउस प्रॉपर्टी रिटर्न भरना तो 1 पेज का काम है, मतलब 15 मिनट में सीख जाओगे। बिजनेस वाला पोर्टल सीखना बहुत डिफिकल्ट है, वो मैं आपको प्रैक्टिकल पेपर के साथ सिखाऊंगा। वो सिखाऊंगा मैं आपको एक्सपेक्टेडली 2 वीक के बाद, 2-3 वीक में। मेरा ये समझदारी है कि नवंबर में ये सब काम कर लो, दिसंबर में तो बच्चे बोलेंगे अब तो एग्जाम आ गया, अब ये सब क्लास मत करिए। जनवरी में तो बोलेंगे वो महामेला ला दीजिए, बस अब आप छोड़ दीजिए सब, अब पढ़ाना वढ़ाना बंद करिए। तो नवंबर में ये 2 बड़ी क्लासेस हो जाएगी और एक बुद्धा सेमिनार, ये 3 चीजें तुम्हें और देनी है। जीएसटी पोर्टल कैसा रहा, इंडिविजुअली फीडबैक मुझे देना। इसमें बताओगे फीडबैक, यहीं पे बता दो, मुंह पे बोल दो, और क्या है। टायरिंग था, अच्छा वो तो सीधी लड़की है, यहीं पे दे दे यार। पोर्टल की क्लास में क्या उम्मीदें थी और कहां हम लोग रह गए, ये सीखना था लेकिन रह गए। एनीवन जो कोई उम्मीद लेके आए लेकिन फिलअप नहीं हुआ, सर हम तो अपनी फ्रेंड से मिलने आए थे, मिल लिए और किसी के पास तो उम्मीद, चलो फाइन। तो वी होप कि जितना आपने एक्सपेक्ट किया था उतना हमने सर्व किया, लेकिन इनकम टैक्स पोर्टल में हम आपको उससे बेसिक सर्व करेंगे जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्योंकि उसमें हम आपको रिटर्न भरना सिखा ही देंगे। वो आप उसके बाद अपने घर का रिटर्न भरना चाहो तो भर ही लोगे, ठीक है। कब मिलोगे? ऑडिट वाले स्टूडेंट तो अभी मिलेंगे, 10 मिनट बाद ऑडिट वाले सर आने वाले हैं, और बाद बाकी बच्चे मेरे से मिलेंगे। आज तारीख क्या है? 6, 13, 20 तो रहूं कि 27 तो रहूं? लाउडर। आज 6 तारीख हुआ है, 6, 7, 13, 13, 7, 20, 20, 7, 27, 20 तो कि 27 तो? फाइन। 27 नवंबर को हम लोग आईटी पोर्टल की क्लास लेते हैं। 20 और 27 बर्थडे सब बराबर है हमारे लिए। 20 गिफ्ट लेके आना, 20 और 27 तो हम लोग आईटी पोर्टल की क्लास